अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मेरे साथ मौजूद है मुकीत खान। और आज जो हम यहाँ पे पहुंच रहे थे, पूरा रास्ता जो है भीगते भिगाते आए हैं। जो रास्ता था उस मोटर बाइक्स वाले बेचारे जो थे वो बिल्कुल ब्रिजेस के नीचे पार्क हुए थे, क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई है कि आज का दिन जो था, हालांकि लग ही रहा था कि आज की 50% चांसेस थे रेन के, लेकिन अल्लाह की कुछ मेहरबानी हुई कि उसमें इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा जो इस्लामाबाद था उसमें शाम का पूरा माहौल बना हुआ था। लग रहा था कि रात होने वाली है और उसमें लोगों ने लाइट्स ऑन की और जिस तरह से हम पहुंचे हैं यहाँ तक, बड़ा मजा आया मुझे तो इस ड्राइव का। आपको कैसा लगा? मुकीत, आपने बहुत डिटेल से डिस्क्राइब नहीं किया कि इनकी शर्ट भी सारी भीगी हुई थी। ये ब्लो ड्राई लेके पहले तो ये अपनी शर्ट सुखाते रहे और ये भी बता रहे थे कि ब्रिज के नीचे लोग खड़े थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो लेकिन जब मैं सुबह आई थी तब इतनी बारिश नहीं थी। तो इस्लामाबाद का मौसम ऐसे ही होता है, कभी हम हुंजा में बैठे होते हैं और कभी हम जैकबाबाद में बैठे होते हैं। कल तक जैकबाबाद में थे, आज ऐसे लग रहा है हुंजा में बैठे हुए। ज़बरदस्त मौसम है। और मुकीत ने आते ही सुबह सुबह कह दिया कि आप खातून पकौड़े बना के नहीं लाई। अब खवातीन की जिम्मेदारियाँ सारी थोड़ी होती हैं, कोई मर्दों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आते हुए रास्ते से कोई हलवा पूरी का नाश्ता लेके आए, कोई पराठे पैक करवा के लाए कि चलो हमारी टीम खाएगी सुबह सुबह। टीम भी बगैर नाश्ते के आई होगी, बारिश का मौसम है, ज़रा माहौल अच्छा हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा। और जब आप बारिश में बैठ के चाय पीते हैं तो फिर तो मौसम का मज़ा दोबाला हो जाता है। मतलब वर्किंग डे में आप सैर सपाटे तो कर नहीं सकते, लीस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप अच्छा नाश्ता करके अपने दिन का आगाज़ करें और सलमा और मुकीत को देखें सुबह सुबह, ताकि आपका दिन बन जाए। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि खवातीन को पकौड़े बनाने चाहिए, खवातीन का काम है, क्योंकि बारिश हो रही है तो किचन में जाए पकौड़े बनाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे घर पे मेरे वालिद साहब जो हैं वो खुद पकौड़े बनाया करते हैं और अम्मी कहती है यार मत करो, किचन गंदा करो। ये सारे पोल खोल दिए इन्होंने घर की सारी। ये वो बच्चे जो घर की बातें बता सारी ऑनियर आगे बता दो। आप लोगों ने किसी को नहीं बताना है, मेरे घर के सीक्रेट्स हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि अगर आप में भी कुछ टैलेंट है, अगर आप भी किचन में कोई काम कर सकते हैं, बेशक आप मर्द हैं, तो बिल्कुल आपको हाथ बटाना चाहिए। और ये इसमें कोई ड्यूटी नहीं है कि खवातीन को ही जाके पकौड़े बनाने, बेचारी खवातीन का क्या कसूर, बाहर बारिश हो रही है तो। सो घर में हाथ बटाना चाहिए। बेशक आप बड़े बेटे हैं या बड़ी बेटी हैं, आपको बस घर में किचन में आना चाहिए। बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर फैमिली की हेल्प करेंगे, फैमिली आपसे खुश और पकौड़े खा के सभी खुश। तो इस तरह चलना चाहिए, सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मुकीत कभी ये सोचा कि ये जो हम इतने दिनों से गर्मी फेस करते हैं, ये होती क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग जो इतनी बढ़ रही है उसके पीछे कुछ रीजंस है। हमारा अपना रहन सहन, हमारी जो आदत है, रोजमर्रा की जिंदगी है, हम बहुत सारी चीजों का ख्याल नहीं रखते। दरख्त हम बेदरेक काट रहे हैं, इतनी प्लांटेशन होती नहीं है जितने दरख्त हम एक साल में काट देते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो लकड़ी होती है उसको जलाना शुरू कर देते हैं, कूड़ा करके जमीन पे फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप दरख्त काट रहे हैं तो उसकी जगह लगाएं भी। और अभी खासतौर पे बरसात आ रही है, तो बरसात में तो सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं दरख्त के। तो अगर आप कुछ अपने मोहल्ले में दरख्त लगाना चाहते हैं, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। अगर आप दरख्त लगाओ तो विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स ये जो हमारा मौसम है, जो एक्सट्रीम वेदर हमारे ऊपर आता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी बरसती है, वो एकदम से क्लाइमेटाइज होकर बेहतर हो जाएगा। और ये इसमें हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं खुद जाके हर साल 2 दरख्त लगाऊं, तो ये इवेंचुअली जाके जो ग्लोबल वार्मिंग है काफ़ी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली। और एक और आदत मैंने बहुत से लोगों में देखी है, आई डोंट नो मुकीत ऐसे करते हैं या नहीं। होता ही है कि बहुत से लोग घरों में गाड़ियां धोते हैं, पूरी गली में पानी फैला हुआ होता है दूर दूर तक, और लोग जो है वो इस बात को समझते नहीं है कि वो माहौल को आलूदा कर रहे हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ताकि हमारा माहौल अच्छा रहेगा तो बारिशें होती रहेंगी और इसी तरह हम अपने माहौल को खुशगवार साफ सुथरा बनाएंगे। आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज को हमें डील करना है, मौसमी तगय्युरात का सामना करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जनाब कोविड की बात कर लेते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है। हम डेलीज के बारे में बात करते हैं। जो कोविड की जो रेशो थी वो कल तक 4.88 थी, जो एक ही दिन में बढ़ के 3.88 से 4.61 हो चुकी है, जो कि अलार्मिंग है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी इतने जब केसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है इस चीज़ का भी है कि आप ईद की शॉपिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, उसका बहुत ख्याल करना है। अगर आप मंडी में अपना मास्क पहन के जाएं तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो आप कोरोना से बचेंगे, दूसरा जो जानवरों की जनरल स्मेल होती है उससे भी आप बच सकते हैं। exactly. तो अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें आपके घर से सिर्फ एक बंदा जाए,
जानवर खरीदने के लिए, रादर के पूरा खानदान जाए, जो कि एक ट्रेंड होता है, मजा आता है कि यार अबू अगर जा रहे हैं बकरा लेने तो वो सारे बहन भाई जो होते हैं ना तैयार होते हैं कि साथ चलना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप सब अगर मास्क पहन के जाएं और अगर कम से कम लोग निकलें तो बेहतर होगा। और फिर से मैं रिपीट करूं, कल भी मैंने ये बात की थी कि अगर आपको थोड़ी सी भी तबीयत में शक हो रहा है ना अपने कि यार मेरी इस ईद पे थोड़ा सा जुकाम या थोड़ा सा कुछ नज़ला या कुछ भी आपको डिफरेंट फील हो रहा है अपनी तबीयत में, तो अवॉइड करें अपने बड़ों से गले मिलना, दूर दूर से करें, बिकॉज हमें उनकी ज़िंदगी की ज़्यादा फिक्र है। द रीज़न बीइंग हम फिर भी थोड़े जवान हैं, हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, बेहतर है उनसे। हमने अपने वालिदैन को और अपने घर के बड़ों को बचाना है कोविड से, जो कि फिलहाल हम अपना रोल जो है बहुत कम और निभा वो रहे हैं। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो जब तक जान और जहान नहीं होगा तो फिर आपकी शॉपिंग भी इधर ही रह जाएगी, इधर ही की इधर ही रह। Absolutely. और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं आपकी ज़िंदगी के वो भी बहुत अच्छे नहीं चलेंगे, तो इसलिए आपने सारे SOPs को अपनाना है। और ये जो कोविड की रेशो डे बाय डे बढ़ रही है, इसको आपने बहुत स्मार्टली हैंडल करना है ताकि आप भी महफूज रहें और आपसे जुड़े हुए दीगर तमाम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां भी महफूज रहें। इस बारे में डॉक्टर आरिफ अलवी जो है सदर मुमलिकत, वो भी अपील कर चुके हैं कि आपने SOPs को अपनाना है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए भी कंसर्न की बात है। तो हमें कुछ आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ और भी हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल एक इजलास की सदारत की है। वफाकी काबीना का इजलास था। इंपॉर्टेंट इजलास इसलिए था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रीफिंग मांगी थी कि जो लोड शेडिंग हो ये उसकी रीजंस बताई जाएं। तो जो ब्रीफिंग थी उसमें ये बताया गया है कि कुछ तो सजेशंस भी दी गई हैं। इसके अलावा इजलास की दौरान जो है वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब थी, वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान इस मीटिंग में मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल थे, काबीना के दीगर लोग भी मौजूद थे। वज़ारत तवानाई की जानिब से दरामदी ईंधन के बजाय मकामी कोयले से बिजली पैदा करने की जो तजवीज़ है वो पेश की गई है, जिससे हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, लोगों को बिजली हम सस्ती प्रोवाइड कर सकेंगे। और वैसे भी लोकल रिसोर्सेज को हम जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। और ज़ाहिर है हम मुल्की वसाइल जब अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें बाहर पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वज़ीर-ए-आज़म को ये भी बताया गया कि 23,900 मेगावाट जो है वो बिजली इस वक्त है, जबकि तलब इसकी 30,000 है। तो ये जो शॉर्टफॉल है ये डिफरेंस की वजह से, मौसम अच्छा हुआ है तो उम्मीद है कि इसमें कुछ कमी आएगी। एक और स्टोरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के एक और रिलेटेड ही है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो फैक्ट्रीज़ के लिए जो गैस की फराहमी की पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करेंगे, क्योंकि मुल्क की जो मुस्तहकम मईशत होती है उसका इन्हिसार आपकी सनतों की तरक्की पर होता है। जितनी आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी उतना बेनिफिशियल है, मुल्क में सरमायाकारी आएगी। तो सरमायाकारी से मुतालिक जो सनतें हैं, बरामदी शोबे के फ़रोग के लिए एक जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम, सनती शोबे के मसाइल जो हैं वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने से जो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सेस मिलेगी, जिससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी। और आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सॉरी टू कट यू, अच्छा इनिशिएटिव है कि आपकी जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं, इट्स नॉट कि एकदम से डैम नहीं बन सकता, एकदम से पावर हाउसेज एकदम से नहीं इस्टेब्लिश हो सकते। तो जो आपके जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उन्हीं को स्मार्टली यूटिलाइज किया जाए, दिन के टाइम पे ज़्यादा फैक्ट्रीज को रन किया जाए, जो फ्यूल आपको ज़्यादा एफिशिएंट पड़ रहा है उसमें किया जाए, तो इस पर इवेंचुअली जाके हमारे जो शॉर्टफॉल है वो डेफिनेटली पूरी हो सकती है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और ये शॉर्टफॉल की भी हम बात वाले हैं जनाब। वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अगस्त में जो बिल हैं वो नहीं लिए जाएंगे। यानी पिछले मंथ में उन्होंने जो बिजली यूज़ की, अगर वो 100 यूनिट से कम थी या अंडर 100 यूनिट थी तो उनको बिल नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है एक आम आदमी के लिए या उस तबके के लिए जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तकरीबन 44 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तकरीबन 5.5 करोड़ अवाम माहाना 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। और गवर्नमेंट ने क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ मज़ीद फैसिलिटेशन की जाए, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू तो ऑलरेडी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उस तबके को जिनके लिए अखराजात है वो ज़्यादा है और आमदन कम है। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर वो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करें तो बिल कम आएगा। प्लस सोलर पैनल्स जो है वो उन ख़ानदानों को मुफ्त मिलेंगे जो है वो बहुत ज़्यादा जिनके लिए बिजली अफोर्ड करना मुश्किल है, उनके लिए इस तरह होगा कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, काफ़ी मेरे जो दोस्त है वो बहस कर रहे थे कि यार 100 यूनिट तो आपके बहुत आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं, तो 6 महीने में किस तरह? ये इस तरह का बिल्कुल बयान नहीं है। बेसिकली अगर आपके पिछले 6 महीने की कंजम्पशन में अगर आप एट एन एवरेज आपका 100 से कम आ रहा है ना, तो आपके लिए बिजली फ्री है। तो कॉन्सेप्ट ये है, लोग कह रहे थे कि 6 महीने में 100 यूनिट हम इस्तेमाल, वो तो यार एक दिन में कर लें। मैंने कहा लेकिन आप लोगों के घर माशाल्लाह 4-4 AC लगे हुए हैं, आप लोगों को कितनी
डबल फ्लोर है, आप लोग क्या कुछ कर रहे हो। देयर इज सो मेनी पीपल, जिस तरह आपने नंबर्स मेंशन किए कि इतनी आवाम जो है उनके घरों पे एसी नहीं है। हाँ। उनकी बेसिक यूटिलिटी है, दिन के टाइम उनका ज्यादा बाहर गुजरता है और रात के टाइम पे जो यूटिलिटी होती है वो एक पंखे, एक लाइट और बेसिक चीजों की होती है। तो उन लोगों के लिए ये जो है बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, गवर्नमेंट के रिलीफ्स की हम बात करें मुगीत, तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी खबरें हैं आवाम के लिए। हम क्या क्या बताएंगे। वो लोग जो हज की सआदत हासिल करने के लिए सरकारी हज स्कीम के तहत इस वक्त गए हुए हैं, उनके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी आजमीन को मिना, मुजदलफा और अरफात में क़याम के दौरान काम आने वाली कुछ चीज़ों का एक खुसूसी पैक गिफ्ट किया गया है। अब इन चीज़ों में क्या क्या शामिल है बता दूं? बिल्कुल बताएं। उसमें खुशखबरी ये है कि जनाब जो गिफ्ट पैक मिला है उसमें कुछ जाय नमाजें हैं, कुछ उसमें कालीन भी हैं। ये तहाइफ उनको ज़ाहिर है काम आएंगे और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। गुडविल जेस्चर होता है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के घर गए हुए हैं, उनको एक तोहफा मिला है अपने मुल्क की तरफ से। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर लोग जब उस जाय नमाज पर नमाज पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है उसका सवाब भी जो है वो दुगना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और एक कन्वीनियंस भी होती है कि यार इतनी हाँ। गर्मी में आपके पास बेसिक फैसिलिटीज जो है ना वो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ। लोग जमीनों पे भी नमाज पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी बिल्कुल। इस तरह की है। तो आई मीन बहुत बेसिक फैसिलिटीज हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट करती है कि आप किसी इस नेकी के काम में ये कंट्रीब्यूट करो, तो इंशाल्लाह ये काफी फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल, ये फ्रूटफुल रहेगा, बहुत अच्छी बात है। और इन सारी चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना है ताकि हम जो है वो गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते रहें और गवर्नमेंट जिस तरह हमें सपोर्ट कर रही है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि जिस तरह से हम गवर्नमेंट का साथ दें हर डिसीजन में। आपको बिजली की बचत भी करनी चाहिए, ये नहीं कि अगर 100 यूनिट्स पे आपका बिल नहीं आ रहा तो आपने ये करना है। और दूसरा एक और चीज़ जो मुल्की सतह पर की गई है वो ये कि जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उनको सोलर पैनल्स पे मुंतकिल किया जा रहा है। उससे फ़ायदा ये होगा कि बिजली की बचत हो जाएगी और उसके बाद जो है वो जब बिजली की बचत होगी तो जाहिर है ये हम ही लोगों के काम आएगी। नाज़रीन, एक और चीज़ कि बहुत सारी चीज़ों का हम जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ दिए हैं, तो यूटिलिटी स्टोर्स पे बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज मिल रही हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आटा, चीनी, घी, इस तरह की चीज़ें। अब इन चीज़ों से कुछ लोगों को शिकायत थी, रिजर्वेशन थी, जिनको गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, दूर किया। इसी वाले से हमारे जो सुबह पाकिस्तान के एंकर पर्सन हैं मोहम्मद शुएब, उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जनरल मैनेजर इनायत दौला से खुसूसी गुफ्तगू की है, जरा देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग जनाब, हम मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन G9 मरकज यानी कराची कंपनी, और आज हम बात करेंगे अवाम के रिलीफ की, डायरेक्ट रिलीफ की, फौरी रिलीफ की, रिलीफ एट स्पीड की। क्योंकि हम कहते हैं पाकिस्तान एट स्पीड है, और जब बात इस स्पीड की है तो उसमें जरूर जिक्र करेंगे आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, जिन पर दी गई है सब्सिडी। 70 रुपए में मिल रही है चीनी, 300 रुपए में मिल रहा है घी, और 400 रुपए में 10 किलो मिल रहा है आटे का थैला। बाहर किस तरह मिल रहा है ये आप भी जानते हैं, जहां जिसका दाव चला, जितना दाव चला उतनी कीमत उसने कर दी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तमाम स्टोर्स पर जो रिलीफ दिया गया है, जो सब्सिडी दी गई है, आज हम उसकी बात करेंगे। रश कितना है, क्या नए काउंटर्स बनाए जा रहे हैं, और ये क्या मामला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं यूटिलिटी स्टोर, अंदर नहीं जाते, बाहर ही मिल जाता है आटा भी, बाहर ही मिल जाता है घी, और बाहर ही मिल जाता है चीनी का पैकेट। इस पर भी बात करेंगे, विजिट कराएंगे आपको अंदर का भी। इस सारे रिलीफ पर आज बात करेंगे, रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, यूटिलिटी स्टोर से ही आप खरीदारी करते हैं? काफ़ी अरसे बाद आए हैं, वैसे पहले लेता था मगर अभी काफ़ी अरसे बाद आए हैं। अब जितने अरसे बाद आप आए, आप ज़रा उतने अरसे बाहर से लेते रहे, बाहर की चीज़ें, उनके दाम, उनके नर्ख, और यहाँ पर आकर चीज़ें लेना कितना फ़र्क है? फ़र्क है। ये फ़र्क कितना इत्मीनान बख्श है? बस समझ लें कि बाजार में 30-40 रुपए का, यहाँ से मतलब आयल में अगर देखूं तो 30 से 40 रुपए का फ़र्क है। एक और साहब है, गुफ्तगू उनसे करते हैं, इत्मीनान कितना उनको, सुकून कितना उनको वज़ीर-ए-आज़म के इस रिलीफ पैकेज पर, उस पर कमेंट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। सर, आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, सब्सिडी मिल रही है, आप अंदर आए, यूटिलिटी स्टोर, रूटीन में भी यूटिलिटी स्टोर से ही परचेज करते हैं? जी जी। और बाहर कभी किसी दुकान पर जाए, कितना फ़र्क लगता है आपको? काफ़ी फ़र्क है सर। ठीक है, तो बाहर से नहीं लेते फिर? नहीं सर।
कोई मसला कोई परेशानी यहाँ पर? नहीं नहीं, कुछ कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से? बस खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, बहुत शुक्रिया जी। हम मौजूद हैं बाहर के काउंटर के पास। ये जो कतार लगी है, बात हम इसकी करेंगे। आईडी कार्ड लेकर आते हैं, डिटेल्स एंटर होती हैं और फिर आपको मिल जाता है आटा भी, घी भी और चीनी भी। तो एक साहब हैं, उनसे ज़रा बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है कुछ इंतज़ार सही, लेकिन टेंट है, पंखा लगाया गया है, थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप ज़ाहिर है अपना किसी और का आईडी कार्ड आप लेकर आए हैं, तो ये वाइफ का आईडी कार्ड है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि यानी उस पर भी आपको मिल रही हैं चीज़ें, कोई मसला तो नहीं हो रहा? जी नहीं, कोई मसला नहीं। कितना आपको आटा, घी, चीनी कितनी दरकार होती है वैसे मंथ में, अगर मैं पूछूं? होती तो काफ़ी है, लेकिन इधर से 3 पैकेट देते हैं ऑयल घी के, अच्छा। और 2 आटे के, और 1 पैकेट चीनी का देते हैं। यानी 5 किलो चीनी आपको मिलती है एक आईडी कार्ड पे, और अगर आपके लोग ज्यादा हो तो आप हर आईडी कार्ड पे 5 किलो चीनी ले सकते हैं, तो ये काफी नहीं होती? जी काफ़ी है। ये काफी है, ठीक है, मुतमईन है? जी जी मुतमईन। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थोड़ा सा इस तरफ अगर आ जाएं, थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे। ज़रा आपने इंतजार तो काफी देर किया, लेकिन हम जिस तरह इंतजामात की बात करते हैं, पंखा लगाना और गर्मी के माहौल में आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश, कुछ कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब से? सही है, सही है, सही हो रहा है, सब ठीक है, सही। खुश हैं? हाँ, खुश है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सलाम, अल्लाह का शुक्र है भाई, खुश हैं? इत्मीनान है सब कुछ? सब इत्मीनान है सर। कितने दिन बाद आते हैं यूटिलिटी स्टोर? महीने के बाद सर। 1 महीने बाद आते हैं। अपने आईडी कार्ड पे लेते हैं? आपने आईडी कार्ड यानी आपके आईडी कार्ड पे मिलने वाली चीजें इनफ होती हैं, पूरी हो जाती हैं? जी। चलिए इनसे तो बात के आगे चलते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, सर मुतमईन है? अल्लाह का शुक्र है, हाँ मुतमईन। आटा सस्ता, चीनी सस्ती, घी सस्ती, खुश हैं? हाँ जी मेहरबानी। देखिए ना, बाहर घी मिलता है आपको 500-550 का, यहाँ मिल रहा है 300 का। जी 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 बिल्कुल, हम खुश हैं बिल्कुल। चले माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बाहर से चीज लेंगे, अगर बिल बने 10,000 यहाँ पे आए और बिल बने 6,000, फर्क है, खुश होते हैं? जी बिल्कुल खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम का ख्याल रखा जा रहा है। थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पर आए, कोई मसला तो नहीं आपको? यानी आटा जो मिल रहा है, चीनी मिल रही है, दालें मिल रही हैं, वो काफी होती हैं 1 महीने के लिए? जी जी बिल्कुल काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो इत्मीनान है ना चेहरे पर, ये सब कुछ है, इत्मीनान ही के लिए कोशिश होती है। ऐसे में जरूर देखते हैं कुछ फैमिली की कंजम्पशन ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए आप ये देखिए कि हर आईडी कार्ड पर वो कह रहे हैं कि आप आटा, चावल, चीनी, दालें ले सकते हैं। नहीं, सिर्फ एक आईडी कार्ड की बात नहीं है, एक खानदान के सरबराह की बात नहीं है। अगर 18 साल से ऊपर कोई भी है, आईडी कार्ड बना हुआ है, आके चीज ले सकता है। जरूरत से ज्यादा मिल रही है। चलते हैं आगे भी, जनरल मैनेजर से भी बात करेंगे, फिर आपको अंदर भी लेकर जाएंगे। हमने आपको दिखाई लोगों की कतारें, हमने बात की है अवामी रिलीफ की, हमने बात की है अवाम की। जो काउंटर्स बाहर लगे हैं, बात इसकी भी करेंगे। जो काउंटर्स अंदर है, बात उसकी भी होगी, क्वालिटी की भी होगी, क्वांटिटी की भी होगी, रिलीफ किस तरह से फराहम किया जा रहा है, बात इसकी भी होगी। और इसके लिए सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इनायतुल्लाह दौला साहब साथ मौजूद हैं, तर्जुमान भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके यहाँ पर होना और लोगों का शिकायत लेकर आना, उनके अजाले की तरफ कदम बढ़ाना, ये भी बड़ा खुशाइंद है। थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, बाहर काउंटर जो लगाया गया, ये क्या काउंटर है, बाहर क्यों लगाया गया, इससे कितनी सहूलत आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लोगों की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज का इजरा किया, जिसके तहत 5 बुनियादी अशिया जो हैं उन पे सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें आटा, घी, चीनी, दालें और चावल शामिल हैं। अब जो ये बाहर आप काउंटर देख रहे हैं, इस पे आटा, चीनी और घी के जो है वो सेल जारी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सार्फिन हैं वो सिर्फ इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वो ख़रीदते हैं। तो हम नहीं चाहते कि जब अंदर भी आपने देखा काउंटर्स पे रश है और यहाँ भी रश है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक हमने अरेंजमेंट किया। पहले यहाँ एक काउंटर था, फिर वज़ीर आज़म साहब ने इंस्ट्रक्शन उनकी खुसूसी हदायत पे सुपर मार्केट्स के लिए 2 काउंटर्स बना दिए गए और मिनी मार्केट्स में भी अलग एक काउंटर बना दिया गया। क्योंकि गर्मी का मौसम है, सख्त मौसम है, ऐसे में मैं देख रहा हूँ इंतजामात भी अच्छे हैं, लाइक पंखे भी लगाए गए हैं, टेंट भी, इंतजामात बेहतर किए गए हैं। ये पहले ऐसे थे? जी पहले भी ये इंतज़ाम थे, को टेंट लगाए गए थे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जब इस चीज़ का नोटिस लिया कि लंबी कतारें हैं और गर्मी का मौसम है और लोग मुश्किलात में हैं, तो उनकी आसानी के लिए
उन्होंने कहा जी ठंडे पानी के कूलर भी रखें, वो हमने रख दिए हैं। पंखे आपने देख रहे हैं, पंखे भी अरेंज हो गए हैं, टेंट लगे हुए हैं और उनकी फैसिलिटेशन के लिए 2 काउंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं ताकि स्पीडी जो है वो काम हो जाए, लोगों को वेट ना करना पड़े। सर आप जानना ये भी चाहेंगे कि चूंकि बाहर आटा, चीनी और घी इसका काउंटर लगाया गया, एक शख्स जो आता है अपना आईडी कार्ड दिखाता है। पहले निज़ाम था 1 टाइम पासवर्ड OTP जो कि ख़त्म कर दिया गया। अब एक आईडी कार्ड आप दिखाते हैं तो एंट्री होती है, फिर आपको चीज़ें मिलती हैं। एक आईडी कार्ड पर कितनी आइटम्स और कितनी क्वांटिटी में? जी बिल्कुल, आपने 2 सवाल किए हैं। एक तो OTP के हवाले से मैं बता दूं कि बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि जी OTP की वजह से वेट करना पड़ता है और लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो वज़ीर आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने अहकामात जारी किए कि फौरी तौर पे ये OTP ख़त्म करें और इसकी जगह पे मुतबादल अरेंजमेंट करें, जो कि फौरी तौर पे हमने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ जब परचेज अपनी ख़रीदारी कर लेता है हमारा मुअज़्ज़ज़ सारफ, तो हम उसको पोस्ट SMS भेज देते हैं कि जी आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। अब आपका दूसरा सवाल था कि कितनी क्वांटिटी है, तो उसमें एक महीने में एक शनाख्ती कार्ड होल्डर जो है वो 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 40 किलो आटा ले सकता है। वो एक वक्त में भी ले सकता है, अगर वो उसके पास उतने अमाउंट नहीं है कि वो उसमें स्प्लिट करना चाहता है तो वो पहले जितना ख़रीदेगा बाकी बैलेंस जो उसका होगा दोबारा विजिट पे वो ले सकता है। ठीक है, चलते हैं अंदर, विजिट भी करेंगे। चूंकि अब 2 बातें और हैं जो हम जानना चाहते हैं। एक कि हर आइटम पे सब्सिडी कितनी है और दूसरा आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाता। सर चलते हैं अंदर। जी जी, आ चुके हैं यूटिलिटी स्टोर के अंदर। चीनी क्वालिटी कैसी है ये चीनी खुद बता रही है, मोटे दाने वाली चीनी है, वो बारीक इंपोर्टेड चीनी नहीं है। इसके साथ साथ सब्सिडी पर भी बात करते हैं, चीनी पर कितनी, घी पर कितनी, आटे पर कितनी, दालों पर कितनी, और साथ साथ ये भी कि स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। सर चीनी पर बात पहले, चीनी अच्छी वाली चीनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो इंडिशियस शुगर है, हमारी जो अपनी जो पाकिस्तान में जो मिले हैं माशाल्लाह, चीनी की आपको पता है प्रोडक्शन बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, तो ये वही चीनी है जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, वही चीनी हमारे पास है। इसका रेट है 70 रुपये किलो। अब इस तरह की यही चीनी मार्केट में आपको 90 से 95 रुपए किलो में मिलेगी। यानी 20 से 25 रुपए फी किलो सब्सिडी मिल गई चीनी पे? जी जी बिल्कुल, ये वफाकी गवर्नमेंट 20 से 25 रुपए फी किलो चीनी पे सब्सिडी दे रही है। ये सबके लिए है। इस पर घी पे बताएं सर, घी आपके पास जो मिल रहा है घी वो किस तरह किलो मिल रहा है और बाहर मिलने वाला घी किस तरह? जी इस वक्त हमारे पास जो घी का सब्सिडाइज रेट है वो 300 रुपए किलो है और बाहर इस वक्त जो मिल रहा है वो 550 से 560 570 के करीब। घी पर फी किलो एक सारिफ को 250 रुपए की 250 रुपए सब्सिडी वफाकी गवर्नमेंट दे रही है। तो बढ़ते हैं आगे और साथ साथ बात भी करते हैं सर। आटा 10 किलो आटे का थैला यहाँ पर मिल रहा है 400 रुपए, बाहर किस तरह मिल रहा है, सब्सिडी कितनी है उसकी? आटा 10 किलो का यूटिलिटी स्टोर पे 400 रुपए में और 20 किलो का 800 रुपए में अवेलेबल है, और जो 10 किलो का थैला है वो मार्केट में तकरीबन 700 750 का बिक रहा है। सर इसके साथ साथ जो दीगर अशिया हैं, यानी 5 अशियों पर तो सब्सिडी है, लेकिन क्या ऐसा है कि कोई अगर यूटिलिटी स्टोर आए तो ऐसा तो नहीं होता कि बाकी चीज़ें महंगी और सब्सिडी वाली कम कीमत और वो कहे कि मैं इससे बेहतर बाहर ले लेता? जी आटा, चीनी, घी, दालें और चावल के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 1500 के करीब हमारे पास जो आम ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इस अवेलेबल हैं, आप देख रहे हैं। और इस पे भी 5 से 10% बल्कि कुछ में 15% तक जो है मार्केट की निस्बत जो है वो बचत है। ठीक है सर, अब जिस तरह बाहर काउंटर्स थे अंदर काउंटर्स हैं, फ़र्क क्या है? बाहर तो आपने बता दिया कि 3 चीज़ें को लेने आएगा तो वो बाहर के काउंटर से लेगा, लेकिन कोई अगर अंदर आ रहा है तो क्या उससे वो 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी? जी बिल्कुल, वो भी 3 चीज़ें आप देखें, आपके सामने ये घी भी ले रही हैं मोहतरमा, चीनी भी ले रही हैं। आप अगर इस पे थोड़ा फोकस करें तो ये आपके इन्हीं काउंटर्स पे जो अंदर 4 काउंटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, ये पहले 3 काउंटर्स थे। फिर वज़ीर आज़म साहब ने जब कहा कि बहुत लंबी लाइनें हैं और इसमें बाहर भी हमने एक ही जगह पे 2 काउंटर कर दिए थे, अब ये जो अंदर हैं ये इसमें 3 की बजाय 4 काउंटर्स कर दिए हैं और चारों काउंटर इस वक्त ऑपरेशनल हैं और कस्टमर जो हैं वो भी चीज़ें ले रही हैं जो बाहर भी मिल रहे हैं। और साथ साथ आपने देखा है कि बहुत सारे दूसरे जो हमारे ब्रांडेड गुड्स हैं वह फुल बास्केट है, पूरी ट्रॉलीज भरी हुई हैं, क्योंकि उन पे बचत है। ज़रूरी नहीं कि सब्सिडाइज आइटम पे ही बचत है, हमारे पास 1500 आइटम जो दूसरे भी हैं उस पर भी बचत है और लोग ट्रॉली भर भर के ले जा रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा, एक सारिफ कितनी चीनी ले सकता है? एक सारिफ 5 किलो, एक मंथ में एक CNIC होल्डर 5 किलो चीनी
5 किलो घी और 40 किलो आटा ले सकता है। सर थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप देखें कि चीनी भी है, घी भी है, इस तरह हम इस काउंटर पे हैं तो वहाँ चीनी ज़्यादा है, शायद ज़्यादा फैमिली वाले इकट्ठे आए होंगे। जी जी, उन्होंने देखिए हमने एक CNIC पे ये क्वांटिटी रखी है। अगर कोई उसमें फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वो 2 CNIC यूज़ कर रहे हैं या 3, तो उनको 15 किलो चीनी मिल जाएगी 3 CNIC की। थोड़ा रवैये की बात भी करते हैं, क्या लोग शिकायत ऐसी भी लेकर आते हैं जो कि आपको लगता है कि ये शिकायत अनड्यू है? जैसे कि आपने खुद कहा कि 5 किलो चीनी, जाहिर है एक आईडी कार्ड पर 5 किलो चीनी बड़ी मुनासिब है। अगर 5 फैमिली मेंबर्स सबका आईडी कार्ड है, सब 5-5 किलो ले सकते हैं और इससे ज़्यादा आपकी कंजम्पशन होती नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो देखें फैमिली कोड इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये तो ओपन एक जर्नल हम सब्सिडी दे रहे हैं। हर आईडी कार्ड होल्डर जब हमारे पास आता है, चाहे वो फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 6 के 6 मेंबर्स ले सकते हैं। तो इसलिए कोई हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई कि इनसफिशिएंट क्वांटिटी आप दे रहे हैं। वो लोग जो है अगर 5 किलो चीनी कंज्यूम कर लेते हैं तो अपना दूसरा शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके वो और ले सकते हैं। आखिर में कोई टिप आप एक सारिफ को देना चाहें, चूंकि हम देखते हैं कि पीक आवर्स जिस तरह होते हैं यहाँ भी रश होता है, कोई ऐसा टाइम जिसमें आप कहेंगे इस वक्त आप आएंगे तो आप सहूलत से चीज़ ले पाएंगे? मैं समझता हूँ जी कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ये रिलीफ पैकेज दिया है तो ये उन्होंने अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए इसका अनाउंसमेंट की है और ये इतना ज़बरदस्त है। और आपने जैसे मैंने आपको जो बताए हैं तो घी में तो आधे आधे का फ़र्क है, इसी तरह आटे में भी वो सेम आधे आधे का फ़र्क है और चीनी भी 20-25 रुपए सस्ती, इसी तरह दालों में 20 से 30 रुपए जो है वो सब्सिडी है मार्केट की निस्बत, चावल में भी सब्सिडी है, बाकी अशिया भी हमारी अवेलेबल है और कोई इसमें हमारे पास कमी नहीं है। आपने देखा है अवेलेबिलिटी हर वक्त, हम उसको रिप्लेनिशमेंट और वो रीफिलिंग हो रही है, गाड़ियाँ आपके सामने लगी हुई थी उतार रही हैं और कोई ऐसी हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई है कि जो मेरी ये क्वांटिटी मेरी ज़रूरत थी लेकिन मुझे नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल रही है और बाकी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका रवैया बहुत पोलाइट है। और इसके साथ साथ जो हमने अरेंजमेंट किया है, आपकी वसातत से मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये हमने जो सिस्टम आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल का, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। ये FBR से मुंसलिक निज़ाम है? या सारा एक्चुअली इस वक्त 4000 स्टोर हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक है और इसके साथ हमने स्मार्ट पॉज भी रखे हुए हैं और साथ हमारे मोबाइल ऐप्स भी हैं। अगर कहीं हमने मोबाइल स्टोर भी जाएंगे तो वो भी इसी सिस्टम के तहत बेचेंगे। अब कोई एक चीज़ भी हमारी सिस्टम के बगैर सेल नहीं हो सकती, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और इसके साथ साथ यहाँ विजिलेंस कैमराज लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ऊपर सब विजिलेंस कैमराज लगे हुए हैं। ये हम जोनल मैनेजर अपने ऑफिस में बैठ के हम लोग अपने हेडक्वार्टर में डैशबोर्ड पे यहाँ किसी स्टोर को भी वॉच करेंगे, देखेंगे हम किसी का रवैया किसी कस्टमर के साथ अगर नहीं है ठीक तो फौरी एक्शन लेंगे और अगर होता है तो फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग चेक करके उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। बहुत शुक्रिया नायद साहब, साथ मौजूद थे GM ऑफ दिस यूटिलिटी स्टोर्स और हम बात कर रहे थे पूरे निज़ाम की। अब ज़रा बात हम सारिफ की भी करेंगे, लेकर चलते हैं सारिफ के पास। वो कितना मुतमईन है, उसको कितना रिलीफ मिला, कितना सुख मिला कि बाहर जाएगा घी 550 का मिलेगा, यहाँ आएगा 300 रुपये का मिलेगा, 250 रुपये की सब्सिडी सिर्फ घी पर, इसी तरह तमाम अशिया पर, चूँकि महंगाई का दौर है। और बात है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर न सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स में स्टॉक को बढ़ाया जा रहा है बल्कि काउंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। जो आए इंतज़ार की जहमत न करे, जल्द से जल्द यहाँ पर अपना सामान लेकर वापस जाए। एक खातून है, उनसे पूछते हैं इस रिलीफ से मुताल्लिक, इस सब्सिडी से मुताल्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यूटिलिटी स्टोर कितना आती हैं? कम, बहुत कम। इसका मतलब बाहर से चीज़ लेती हैं? नहीं, हस्बैंड लेके जाते हैं। हस्बैंड यहीं से आके लेके जाते हैं? हाँ जी, यहीं से। ठीक है, आप थोड़ा बताएं, आटा, चावल, चीनी, दालें, घी सब्सिडी दी गई है। घी बाहर अगर 500 का मिल रहा है या 300 का मिल रहा है, ये फ़र्क कितना अच्छा है? अच्छा है बहुत, घी में और आटे में बहुत फ़र्क है और चीनी में बहुत फ़र्क है, बाइट की निस्बत तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्वालिटी भी ठीक है? हाँ जी, यूज़ करते हैं, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। यही जो फ़र्क है ये कंटिन्यू रहे, सब्सिडी कंटिन्यू रहे, इससे हर महीने खातून खाना के लिए कितनी बड़ी बात है कि बचत खातून नहीं करनी, मर्द ने नहीं करनी। सही बात है। हस्बैंड ने कहा जी ये 5000 में आपने सौदा लेकर आना है तो लेकर आना है। आने वाकई लेके आने, लेकिन हस्बैंड ही लेके जाते हैं। उन्हें बताया हुआ है इस बारे में कि आप ही लेकर आए?
लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर से लेके जाते कम है, काफ़ी कम है, बाइट की निस्बत बहुत कम है। कुछ कहना चाहेंगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब? यही कहना चाहूंगी कि और कम करें, और कम करें। और कम करें, महंगाई तो है लेकिन वो कह रही है और कम करें, ये जो सब्सिडी और कम और सब्सिडी बढ़ाई, और कम नहीं, बढ़ाई नहीं चाहिए, कम करें और सब्सिडी बढ़ाई जाए, मतलब 70 रुपए की चीनी और सस्ती की जाए। हाँ जी की जाए। लेकिन आवाम की राय है, वो चाहते हैं चीज और सस्ती मिले, पैम्पर्स इतने महंगे हैं, वो कम किए जाए, सब्सिडी दी जाए, उसमें भी दी जाए। ये एक माँ की आवाज है और ये मैं बिल्कुल कहूंगा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, डायपर्स पे भी सब्सिडी होनी चाहिए। एनीवेज जी, हमने बात की यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की, सब्सिडी की, आवाम की राय आपके साथ शेयर की है, जीएम साहब से गुफ्तगू की है, क्वालिटी पे बात क्वांटिटी पे हुई है, आवाम कितना खुश है ये आप भी जान चुके हैं। ये बात सिर्फ एक यूटिलिटी स्टोर्स की नहीं है, सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स अक्रॉस द नेशन सी बात उसकी है, बड़ा शहर छोटा शहर। हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, एक ख्याल वो ये रखना है, अपनी जरूरत के हिसाब से चीज लेकर जाएं, आटा चावल चीनी दालें घी व्हाटएवर इज सब्सिडाइज्ड, अपनी जरूरत के मुताबिक लेकर जाएं। आप अगर ज्यादा लेकर जाएंगे किसी और का हक मारा जाएगा, ये सबके लिए है, पूरे आवाम के लिए है, इसका ख्याल रखना है कि आपने किसी और का हक नहीं मारना। शुक्रिया। शुएब ने ज़बरदस्त तरीके से बता दिया जनाब कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में काम कैसे होता है, आवाम को सब्सिडीज और रिलीफ कैसे दिया जाता है, और ये मिसकंसेप्शन भी दूर कर दिया कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो सस्ती होती हैं, बाकी चीज़ें महंगी होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सब्सिडाइज चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको कम रेट्स पर मिलती हैं मार्केट से, और हर चीज़ मयारी होती है। अगर चीनी भी आप खरीदते हैं तो बिल्कुल मोटे और अच्छे दाने होते हैं, यानी कि आप ऐसा नहीं होता कि वो आपको अगर सब्सिडी मिल रही है तो वो कोई उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दैट वाज रियली गुड। और करंट हालात में जितनी महंगाई है तो उसमें गवर्नमेंट का एक अच्छा रोल चल रहा है कि उसमें साथ साथ जितने वो सब्सिडी दे सक रहे हैं आवाम को, जितनी रिलीफ दे सक रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। बिकॉज अब जो हालात हैं इनके अंदर आपने स्ट्रगल करते करते चलाना तो है मुल्क को, तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट के उन्होंने साथ साथ ख्याल रखा कि यार एटलीस्ट जो चीज़ें महंगी चल रही हैं वो कम से कम आवाम को अच्छी प्राइस में मुयसर हो। एग्जैक्टली। अब ज़रा कुछ आगे बढ़ लिया जाए और बात कर लें इंसानी सेहत से जुड़े हुए मामलात की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत से लोग जो हमें देख रहे होते हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको रिजॉल्व कैसे किया जाए। मुकीद, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम फील होती है लेकिन हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, हम पेन से गुजर रहे होते हैं, पैनाडोल खाते हैं ठीक हो जाएगा, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आज जो हमारा टॉपिक है इंसानी सेहत से रिलेटेड वो है गुर्दे की पथरी। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज फिर कैसे मुमकिन है, ये सब जानने के लिए हमने आज जहमत दी है। स्टूडियोज़ में नामवर यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साजिद काजी साहब। वेलकम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। सर थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम, और आप आए और हमें आपका गेटअप बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, वेरी सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू। और सर बारिश की सूरत हाल क्या थी? ज़ाहिर है आपने भी आते हुए रास्ते में एंजॉय किया होगा रेन को। वो क्या कहते हैं जी, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एब्सोल्युटली। जल थल हुआ है, मेरे ख्याल में बरसात का मौसम है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है बाहर। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा सर, किडनी डिजीज़ से मुतालिक हम बात करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो गुर्दे की पथरी जो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे में हम देखते हैं, ये होती क्यों, इसकी रीज़न क्या होती है? क्या हमारा लाइफस्टाइल इसकी वजह है, या इसके पीछे कोई हमारी जो डाइट होती है वो इन्वॉल्व होती है, कैसे हो जाती है? या गंदे पानी का पीने से या कंज्यूम करने से होता है? अच्छा देखिए, इसमें मैं एक आपको सिंपल सा जो है वो फार्मूला बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन बॉडी है उसको बहुत बैलेंस्ड रखा हुआ है, और हमारे जिस्म के अंदर बज़ाते ख़ुद इस तरह के केमिकल प्रोसेस जो है वो चल रहे होते हैं, जिनके नतीजे में ये जो स्टोन फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं ये बनते हैं, अज्जा जो है ये आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ अज्जा जो है वो हमारी डाइट के ज़रिए जो है वो जिस्म में दाखिल होते हैं। ठीक। तो आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, लाइक आप किसी भी पानी में जो है अगर चीनी डिज़ोल्व करें या नमक डिज़ोल्व करें तो एक हद तक तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व होता है, बट जब उसकी मिकदार एक ख़ास क्वांटिटी से बढ़ जाती है तो फिर वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी में जब इन साल्ट्स का
एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो ये साल्ट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फिर किडनी में ये स्टोन्स बनाते हैं। तो अब इसमें दो तरह के साल्ट्स होते हैं, एक वो हैं जो कि स्टोन बनाते हैं, दूसरे वो हैं जो कि स्टोन बनने से रोकते हैं। तो अगर स्टोन बनाने वाले साल्ट जो है उनकी ज़्यादती हो जाए या स्टोन रोकने वाले साल्ट्स जो है उनकी कमी हो जाए तो दोनों सूरतों में पथरी जो है वो बन सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे नॉलेज के लिए और बहुत सारे लोग जो हमें देखे नॉलेज के लिए कि बहुत बार हम देखते थे कि किसी को भी जब किडनी प्रॉब्लम होता था तो हम क्या करते थे कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, लेकिन अब एक नई टर्म जो हम डॉक्टर्स के हवाले से देखते हैं दैट इज नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में कंफ्यूजिंग जो है वो है सिलसिला, बट आप यूँ समझ लीजिए कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो एक यूरोलॉजी की भी आगे सुपर स्पेशलिटी है, इन द सेंस कि नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन डिजीज़ के साथ रिलेटेड होते हैं जो कि किडनी की मेडिकल डिजीज़ हैं। ठीक, जैसे गुर्दे का फेल हो जाना है या गुर्दे में हल्की फुल्की सोजिश का हो जाना है या गुर्दों की सफाई का जो अमल है। जबकि यूरोलॉजी जो है वो बेसिकली यूरोलॉजिस्ट जो है वो सर्जन्स होते हैं और गुर्दे, मसाने और मेल रिप्रोडक्टिव की तमाम बीमारियां जो है वो यूरोलॉजिस्ट देखता है। तो ये दोनों में जो है बहुत वाज़ेह फ़र्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बीमारी जो हम देखते हैं दैट इज सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो ये जो गुर्दे की पथरी है और सीकेडी, क्या ये दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं या एक दूसरे की वजह बन सकते हैं? आम तौर पे जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो कुछ ख़ास बीमारियां हैं जिनके नतीजे में होती है, जिनमें से लीडिंग बीमारियां जो है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या गुर्दे की सोजिश है। यस, ऑफ कोर्स गुर्दे के अंदर कोई रुकावट हो, गुर्दे के अंदर पथरी पड़ी हुई हो, बहुत लंबा अरसा जो है उसमें ये मौजूद रहे तो ये बजाते खुद जो है उसकी एक वजह बन सकती है और फेलियर की तरफ लीड कर सकती है। बट आम तौर पे जो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो टर्म यूज़ करते हैं वो यूजुअली मेडिकल डिजीज़ से मुतालिक होती है जो कि उसको आस्ता आस्ता सोजिश करती है और ख़त्म कर देती है, बट ये उसकी वजह बन सकती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो मोस्टली इलाके उनमें पानी में स्केलिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या उस पानी के इस्तेमाल से आपकी किडनीज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, या अगर आप बॉयल करके उसे यूज़ करो तो भी फ़र्क पड़ सकता है कि नहीं? क्योंकि हर जगह आपको साफ़ पानी पीने का, इवन ज़मीन से ग्राउंड वाटर भी इतना क्लियर नहीं मिलता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आम तौर पे जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो हार्ड वाटर है इसके साथ पथरी जो है वो ज़्यादा बनती है, तो इसमें अभी तक ये कंट्रोल्स मौजूद हैं। कुछ रिसर्च का जो है वो ख्याल है कि इसके साथ जो है वो बन जाती है, कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि नहीं, इसका कोई ख़ास ऐसा रोल नहीं है। बहरहाल मेरे ख्याल में बेहतर यही होता है कि आप सेफ साइड पे रहते हुए जो है वो पानी को इस्तेमाल करें और ऐसा मतलब इसके अंदर आप 100% यकीन के साथ कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, वंस बंदे को पथरी डायग्नोज हो गई, अब उसके बाद इलाज क्या है? अब तो ज़ाहिर है बहुत से जदीद तरीके भी आ गए हैं, क्या ऑपरेशन करना, कट लगा के ही उस पथरी को निकालना उसका हल है या फिर लेज़र के थ्रू भी हो सकता है? और एक और चीज़ कि अगर पथरी गुर्दे में मौजूद है और वो ज़्यादा अरसे तक रही या वो स्टोन साइज़ में बड़ा है, क्या वो किडनी का जो फंक्शन है उसको मुतासर कर सकता है? एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे आम लोगों में पाया जाता है वो यही है कि जब भी आप किसी सर्जन के पास जाएंगे, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसे है कि डिपेंड करता है ट्रीटमेंट जो है वो पथरी के स्टोन पे और उसकी टाइप के ऊपर, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो पेशेंट को कितना सारा प्रॉब्लम कर रही है। तो यूजुअली जो छोटे स्टोन्स हैं 5 मिलीमीटर, हाफ सेंटीमीटर या इससे छोटे स्टोन्स, उन स्टोन्स के अच्छे चांसेस होते हैं कि वो ख़ुद से निकल जाएं। ठीक, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ स्टोन्स जो कि डिज़ोल्व हो सकते हैं उनको डिज़ोल्व कर लिया जाता है, अदरवाइज़ वो स्पॉन्टेनियसली भी पास कर सकते हैं। चूँकि गुर्दे की जो नाली मसाने की तरफ जाती है वो आमतौर पे एक बारीक ट्यूब होती है और उसका डायमीटर हाफ सेंटीमीटर के करीब, रफली एक एवरेज जो डायमीटर है वो इतना होता है। सो इस साइज़ की पथरी या इससे थोड़े से बड़े साइज़ की पथरी जो है वो आमतौर पे देखा गया है कि वो निकल जाती है कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर स्टोन एक साइड पे पड़ा हुआ है किडनी में और वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो उसको सिंपली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं
वॉच कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि वो कोई प्रॉब्लम ना करे, कहीं बड़ा ना हो, कहीं पेशेंट के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस ना बने। बट इससे जो बड़े साइज़ की पथरियाँ हैं फिर उनमें जो है वो मुख्तलिफ इलाज हैं। एक तो ये है कि जी अगर फ़र्ज़ किया वो कोई प्रॉब्लम कर रही हो तो इनिशियली 2 सेंटीमीटर तक के स्टोन को बग़ैर ऑपरेशन के शॉव के साथ तोड़ा जा सकता है, जिसको हम ESWL कहते हैं, जो कि एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पेशेंट को किसी तरह का कोई बेहोशी नहीं देनी पड़ती आम तौर पे। वो एक सिंपली जाता है हॉस्पिटल में OPD पेशेंट के तौर पे, वहाँ पे टेबल पे लेटता है और फिर वो जो सोर्स है जो कि जहाँ से ये वेव्स निकलती हैं, शॉक वेव्स, वो उसकी बॉडी के साथ टच कर दिया जाता है, जिसको एक पूरे मॉनिटर के ऊपर जो है वो हम देखते रहते हैं, आइदर एक्सरेज के साथ और या फिर जो है वो अल्ट्रासाउंड के साथ। अच्छा ठीक, आप कंटिन्यू कीजिए। ये तो एक तरीका है जो नॉन कटिंग इसका जो है। इसके अलावा फिर आगे जो दूसरे तरीके हैं, इससे थोड़े से बड़े साइज़ के जो स्टोन है 2 सेंटीमीटर एंड ऑनवर्ड, तो उनमें एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो मसाने की नालियों के थ्रू जाके और गुर्दे में पहुंच जाएं और वहीं स्टोन को ब्रेक कर दें। अगेन ये नॉन कटिंग सर्जरी है और रिट्रोग्रेड जो है वो इंट्रारीनल आप इसको जो है वो सर्जरी कह सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आजकल बड़े मॉडर्न तरीके आ गए हैं जिसमें आप बाहर ही जल्द से गुर्दे की जगह पे जो है वो एक छोटा सा जो है होल करके और डायरेक्टली किडनीज में पहुंच जाते हैं, वहीं स्टोन को ब्रेक करते हैं और उसको जो है वो वॉश कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया किडनी की कोई और ऐसी बीमारियां उसके साथ एसोसिएटेड हैं जिनमें आपको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है या उसके सिस्टम्स जो है उनकी कोई गड़बड़ है या नालियां ख़राब हैं, तो ऐसी सूरत में ओपन सर्जरी जो है दैट इज़ स्टिल सेफेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी ज़्यादा फियर पाया जाता है, मेरे दोस्त को भी किडनी स्टोन्स थे, तो वो लोग कोशिश यही करते हैं जिस तरह आपने मेंशन किया सेल्फ मेडिकेशन का, तो वो ऑटोमेटिकली खुद अपनी दवाइयाँ लेके अपने आप को हाइड्रेट करके बहुत ज़्यादा पानी पी के उसने कहा मैं इसे कोशिश करूँगा कि निकल जाए। क्या ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है? अगर आपका इस तरह डायग्नोज लेट्स से हो जाता है, आपको आइडिया भी है किडनी में स्टोन है, तो लोग सेल्फ मेडिकेशन पे आते हैं फियर से कि प्रोसीजर जो है वो बहुत पेनफुल होगा या प्रोसीजर जो है बहुत स्केरी होगा। क्या इस तरह से है? देखें, पहली बात तो ये है कि अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, एनेस्थीसिया बहुत एडवांस हो गया है और बहुत सेफ हो गया है। मेरा ख्याल है कि आजकल जो गुर्दे की सर्जरी है उसमें खुदा न खास्ता मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो ये बस मेरे ख्याल में एक हमारे माशरों में चूँकि सर्जरी से मुतालिक लोगों में जो है वो खौफ फैला दिया गया है, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, डॉक्टर साहब जाने से पहले एक और शॉर्ट सा क्वेश्चन जो मैं कहूँगी कि आप मुख्तसरन अगर हमारे नाज़रीन को बता दें कि पानी पीने के हवाले से भी एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पिए। अब गुर्दे में दर्द है तो क्या इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी पिए? अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से गुजर रहे हैं या आपको गुर्दे में पथरी है, क्या दोनों सूरतों में पानी पीना चाहिए? एज़ फार एज आई नो, मुझे भी आप एजुकेट कीजिएगा इस मामले में कि अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी किडनीज़ पे बर्डन आता है, तो उसके लिए आपको वाटर बैलेंस करना होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, गुर्दे की तमाम बीमारियों में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ, उन लोगों में ज़रूर हम एडवाइस करते हैं जहाँ पे जो है वो वेदर इस तरह का है कि जी बहुत ज़्यादा हॉट है और स्वेटिंग ज़्यादा होती है पेशेंट्स को, या फिर वो पेशेंट्स जहाँ पे किडनी में अगर कोई साइड के ऊपर फ़र्ज़ किया छोटे मोटे स्टोन्स पड़े हुए हैं तो उनमें जो है वो फ्लूइड की इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जैसे आपने कहा कि जी स्टोन डिजीज़ में, अब स्टोन डिजीज़ में फ़र्ज़ किया ये स्टोन जो है वो गुर्दे के मुंह पे आ जाता है या गुर्दे की नाली में आ जाता है, तो ऐसी सूरत में मैं आम तौर पे ये देखा गया कि पेशेंट से जब बात करते हैं वो कहता है जी मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हूँ। होता ये है कि आपका मेन पैसेज जो है वो ब्लॉक होता है, जबकि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे होते हैं। नतीजा क्या होता है कि गुर्दा जो है वो पीछे स्वेलअप हो जाता है और उसकी वजह से पेन भी मज़ीद बढ़ जाता है और स्टोन भी जो है वो स्टक कर जाता है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ उतनी फ्लूइड इंटेक होनी चाहिए जो कि आपका माइंड आपको जो है वो इजाज़त देता है। अल्लाह ताला ने बॉडी में सेंसर्स रखे हुए हैं जो कि आपको बता देते हैं कि आपको फ्लूइड की ज़रूरत है। सो एक तो ये है कि उसमें आपको जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी लेनी चाहिए फ्लूइड्स की। दूसरा, आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हवाले से कहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आपको जो है वो एक बैलेंस रखना होता है, जो आप फ्लूइड ले रहे हैं और जो आप यूरिन पास कर रहे हैं। सो आपकी जो यूरिन की आउटपुट है उससे आप 2-1 ग्लासेस जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं।
ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुफीद बातें बताई और इसका कंक्लूजन यही है कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी, आपने हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत शुक्रिया। और फियर है जो कि ऑपरेशन होगा नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब ने आपको खुद मेंशन किया कि यार ये सबसे इजी प्रोसीजर है, सो बिल्कुल घबराएं नहीं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और फिलहाल सलमा आप क्या कहना चाह रही हैं? डॉक्टर काजी साजिद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जितनी बातें बताई हैं आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होंगी। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपने ज़रूर इन बातों से इस्तेफादा करना है और हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अगर आपके भाई बहन या कज़न को सेम प्रॉब्लम था, उन्होंने मेडिसिन खाई है तो आपने भी वही खानी। एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। कर्नल शेर खान शहीद के जो है वो यौम शहादत की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई है और इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं मेजर जनरल आदिल यामीन साहब IGFC जो मेहमान खुसूसी हैं। और कर्नल शेर खान शहीद की जो उन्होंने जो मुल्क के लिए कुर्बानी दी उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद एक ऐसे बहादुर सपूत की दास्तान है जिसने जान तो दे दी लेकिन वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी, अपना सर नहीं झुकाया, ना ही कौम का सर झुकने दिया। यही वो बहादुरी है जिसकी हिम्मत, जुर्रत, वतन से मोहब्बत और बहादुरी का बरमला एतराफ दुश्मन ने भी किया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 1970 में स्वाबी में पैदा हुए थे। 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शमूलियत इख्तियार की। 1994 में पाक फौज की 27 सिंध रेजिमेंट में शामिल हुए। 1999 में कारगिल के महाज पर 12 NLI हिस्सा थे और इसके अलावा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद शुरू से ही मुहिमजू थे, इंतहाई निडर ऑफिसर थे और पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दी। कर्नल शेर खान अपने साथियों में बुलंद हिम्मत, मुस्तकिल मिजाज और जिंदा दिल मशहूर थे। ड्रिल, PT हर जगह उनकी मुस्तादी की तारीफ की जाती थी। कर्नल शेर खान शहीद हथियारों, फील्ड क्राफ्ट और जंगी महारत में पेशावराना सलाहियत रखते थे। ईमान की मजबूती का सबूत है कि कर्नल शेर खान काकुल के यखबस्ता मौसम में मुश्किल तरीन औकात में भी नफली रोजे रखते थे। इसी आज उनका यौम शहादत जिसके मौके पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है और इस तकरीब के मनाजिर आप PTV की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मेजर जनरल आदिल यामीन IGFC मेहमान खुसूसी हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत जिसकी मुनासबत से ये तकरीब मुनक्किद की गई है। यौम शहादत इस आज़म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेग ना किया जाए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद एक ऐसे बहादुर सपूत की दास्तान है ये जिसने जान दे दी लेकिन अपने वतन की हुर्मत पर आंच नहीं आने दी, ना अपना सर झुकाया ना कौम का सर झुकने दिया। यही वो बहादुरी है जिसकी जुर्रत और वतन से मोहब्बत और बहादुरी का बरमला एतराफ दुश्मन ने भी किया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 1970 में स्वाबी में पैदा हुए थे। 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शमूलियत इख्तियार की थी। 1994 में पाक फौज की 27 सिंध रेजिमेंट में शामिल हुए थे और 1999 में कारगिल के महाज पर 12 NLI का हिस्सा थे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें ख़बर नहीं। ए अल्लाह, पाक फ़ौज के तमाम शुहदा खुसूसन जनाब कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के दर्जात को बुलंद व बाला फरमा। उनके वालिदैन और तमाम ख़ानदान को अजर अज़ीम अता फरमा। वतन अज़ीज़ को अमन व सलामती का गहवारा बना। पाक फ़ौज की मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया है। उनके मज़ार पर दुआ की गई, फूलों की चादर चढ़ाई गई और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत, जिन्होंने कारगिल के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। इस वक्त मेहमान खुसूसी अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं मेहमानों की किताब में, जिसके मनासिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। मेजर जनरल आदिल यामीन IGFC इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जो कि मेहमानों की किताब में इस वक्त अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। मनासिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। इस वक्त तासुरात कलमबंद किए जा रहे हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत की मुनासबत से ये तकरीब थी, जिसके मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की है मेजर जनरल आदिल यामीन ने, IGFC हैं। और इस मौके पर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी है, दुआ की गई, फूलों की चादर चढ़ाई गई। और यही वो जज्बा है मुकीत, जिंदा कौमें इसी तरह से अपने शहदा का जो है उनकी कुर्बानियाँ हैं उनको याद किया करती हैं और कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनका आज़्म हौसला आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। और जिस तरह उन्होंने दिफाए वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके जज्बे को, उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनके यौम शहादत की मुनासबत से ये तकरीब का एहतमाम किया गया है उनके मज़ार पर। और IGFC मेजर जनरल आदिल यामीन ने इस वक्त मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए हैं और इस वक्त वो तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मनासिर देखे जा सकते हैं बराह रास्त, जहाँ पर मज़ार पर ये तकरीब मुनक्किद की गई है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत की मुनासबत से। पाकिस्तान का वो बहादुर सपूत जिसने मुल्क और कौम पर आंच ना आने दी और बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। शोहदा के दिन को हमेशा इसी तरह से मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं मनासिर इस वक्त इस तकरीब के, जिसमें मेजर जनरल आदिल यामीन मेहमान खुसूसी हैं। उन्होंने मेहमानों की तासुरात में अपने किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए हैं और इस वक्त वो मुसाफा कर रहे थे दीगर अफसरान और लवाहिकीन जो वहाँ पर मौजूद थे।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के यौम शहादत के मुनासबत से ये तकरीब जारी थी उनके मज़ार पर, जिसके मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनके मज़ार पर दुआ की गई है, फूलों की चादर चढ़ाई गई है और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की है। प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात भी कर लेते हैं और हमारे साथ स्टूडियो गेस्ट भी मौजूद हैं इस सेगमेंट में। सलमा, मैं कुछ बताना चाह रहा था कि हमारे पाकिस्तान की माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी देखो ना, जब कोई मेहमान आता है, कोई बाहर से आता है तो हमेशा अच्छी यादें लेके जाता है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज करार दिया गया है ट्रैवल डेस्टिनेशंस के तौर पे। यानी कि हमारा जो नॉर्थ और जो जितनी सारी रीजन है उसकी इतनी खूबसूरती है कि दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करने के लिए। इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान आए थे 2011 में, उन्होंने आके स्कर्दू और वो सारी साइट विजिट की। वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और बहुत उनका एक ड्रीम कम ट्रू ये हुआ कि उन्हें पाकिस्तान आके जब स्कर्दू और ये सारा नॉर्थ ट्रैवल की और हॉस्पिटैलिटी देखी लोगों की और लोगों की पिक्चर्स ली, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बुक पब्लिश की। जो वो पब्लिश की तो वो एक पिक्चर बेस्ड और बेसिकली फोटोग्राफी बेस्ड जो थी इनकी बुक थी। उसमें हुआ कि एक नेशनल जियोग्राफिक, जो कि एक ड्रीम कम ट्रू है किसी भी फोटोग्राफर के लिए, कि उन्होंने इन्हें रिकग्नाइज किया और उन्होंने बेसिकली इनने टोटली प्रमोट किया इस चीज़ को और अवार्ड्स दिए इस बात पे, इनकी फोटोग्राफी पे। तो जी हाँ, बहुत एक बड़ा ड्रीम कम ट्रू होता है और आज हम लकी हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एलेक्स किम। एलेक्स, वेलकम टू द शो। और साथ में उनके हैं उनके ट्रांसलेटर फजल भाई। फजल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जब आप पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान में क्या तासुरात थे आपके, क्या चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि पाकिस्तान आके ही मैंने इसी जगह पे काम करना है, इन्हीं लोगों को कैप्चर करना और यही हॉस्पिटैलिटी दुनिया तक पहुँचानी है? 파키스탄에 처음에 오실 때 어떤 느낌으로 만약에 왜 파키스탄은 선택하시고 왜 여기에서 어떤 일이 하신지 그거는 해야 그렇게 하셨어요. 좀 설명해 주세요. 저는 2011년도에 그 김세준 대장님이랑 같이 히말라야 산악 원정을 와서 이제 그때부터 처음 오게 됐고, 사실 파키스탄에 대한 정보는 없었고 조금은 정보가 없어서 무서워서 이런 것도 많이 있었는데, 이제 와서 지내면서 이제 사람들하고 만나면서 너무 사람들이 순수하고 착하다는 생각이 많이 들어서 그렇게 처음 이제 방문하게 됐고, 네. 그 사람들로 인해서 이제 그렇게 다 시작하게 됩니다. पहली दफ़ा पाकिस्तान 2011 में आए थे। एक क्लाइंबर ग्रुप था, उनके साथ इनकी हुई, कोरिया से यहाँ तक आए। फिर यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पाकिस्तानी लोगों से मिलके, और यहाँ पे जो इन्होंने कल्चर को एक्सप्लोर किया, जो यहाँ के लोगों से इनकी एक इंटरेक्शन हुई। सो इस मुनासिबत से इनको लगा कि ये जगह जो है बहुत अच्छी है और मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। ज़बरदस्त। एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के इमेज को आगे लेके गए बल्कि पाकिस्तान के लिए खिदमत भी अंजाम दी। वो क्या कि स्कर्दू में हमने आपने एक स्कूल सेटअप किया, एलेक्स एलिमेंट्री स्कूल। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्यों नीड फील हुई कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, और सेकेंडली क्या उसमें फोटोग्राफी जिस तरह के फ़न भी सिखाए जा रहे हैं या सिर्फ एजुकेशन बेस्ड है वो? पाकिस्तान에 대한 좋은 거는 많이 하셨는데 ट्रांसलेट करेंगे तब तक मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को भी समझ नहीं आ रही होगी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम तब तक इसको बातचीत से अपने नाजरीन को महसूस कर सके कि जो भी पाकिस्तान में आता है उसका दिल पाकिस्तान में ही रह जाता है। तो ये पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, ये पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज है जो इस वक्त दुनिया तक पहुँच रहा है। बिल्कुल सर, आप बता रहे थे। 파키스탄에 오신 만약에 파키스탄에 좋은 거는 많이 해주셨는데, 파키스탄에 처음에 오실 때 만약에 왜 이 교육에 대한 일하는 게 선택하셨고 왜 스카드에서 학교 만드는 그런 거는 선택하셨는데 그거는 좀 설명해 주시면. 네, 와서 그 학교를 이제 수룽고 있는 마을, 학교 3,200m 마을 도착을 했었는데 선생님도 없고 아무것도 학교 없고 이제 눈이 반짝반짝하는 학생들만 있었는데, 그게 한국 가서도 계속 생각이 났고, 사실 더 그 나라가 잘 살고 더 부강하기 위해서는 교육이 가장 중요하다고 생각합니다. 근데 그게 특히 아이들 교육이 제일 중요한데 그게 이루어지지 않고 있어서 꼭 이 초등학교는 꼭 해야 되는데, 저도 가난하지만 이게 학교에 꼭 공부를 해서 이 아이들이 꿈과 미래를 펼쳤으면 좋겠다는 생각을 했고, 파키스탄에서 내가 느낀 거는 너무 사람들이 착하고 굉장히 겸손하고 좋았는데 그거를 세상 사람들이 모르는 게 굉장히 안타까워서, 그게 뭐 책이나 이런 걸 통해서 좀 사람들이 알았으면 좋겠다. 네. 그리고 이 교육이 얼마나 중요한지 파키스탄 사람들도 좀 알았으면 좋겠다. 네. 그런
ये तकरीबन 3200 मीटर की बुलंदी पे एक गांव है जहाँ पे तालीम बिल्कुल ना होने की बराबर थी। स्कूल थे लेकिन वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। तो इन्होंने किया, वहाँ के लोगों की इनकी असल में मुलाकात हुई थी एक यूसुफ नामी बंदे से, जो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो दिल का बड़ा अच्छा बंदा था अकॉर्डिंग टू हिम। तो इन्होंने फ़ील किया कि इस तरह के जो लोग हैं इनके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस इलाके में ना जो है गर्ल्स एजुकेशन है ना बिल्कुल बल्कि मेल एजुकेशन भी ना होने के बराबर थी। तो इनको ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए जो कि एक बेसिक और फाउंडेशन लेवल के ऊपर बच्चों की जो है वो ग्रूमिंग कर सके, उनको तालीम दे सके। तो इन्होंने वहाँ से एक स्टार्ट ली और अभी जो है इनके पास काफ़ी स्टूडेंट जो है वो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले से ये पूछेगा कि अभी तक ये कितनी बार पाकिस्तान विजिट कर सके हैं, और जो पाकिस्तान में रह के इनको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की ज़बानें, यहाँ का खाना, तो व्हाट वाज द बेस्ट? 파키스탄에는 혹시 몇 번 갔다 왔다 하셨는데 그거는 좀 알려주시고, 그리고 파키스탄에 계신데 어떤 거는 제일 좋아하는 만약에 문화나 사람들 중에는 어떤 거는 제일 좋아하세요? 지금 파키스탄을 온 거는 한 6번, 7번 정도 왔고, 있었던 기간은 한 달에, 한 번 올 때마다 한 달에서 2달 정도 왔었어요. 근데 일단 첫 번째는 너무너무 그 어느 나라와 비교 안 되는 정말 아름다운 산과 자연과 강, 그런 게 있었고, 도시마다 다 다른 조금 음식 문화 이런 것도 있었고, 치트랄도 되게 인상적이었었고, 그리고 특히 한국에서는 보기 힘든 그 스카르두나 나중에 수룽고나 이런 마을 높은 데서 산에서 볼 수 있는 밤하늘 별, 그런 게 정말 멋있었어요. इनको सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान तकरीबन 7-8 बार आ चुके हैं, और जब ये एक दफ़ा आते हैं तो तकरीबन 1 या 2 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं। इनको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो यहाँ पे स्कर्दू की जो तहज़ीब है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तान इन जनरल। फिर यहाँ पे जो लोगों का जो एक मिजाज है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वो चीज़ें जो इनको यहाँ पे रहने पे एक अच्छा, इनसे पूछेंगे इन्होंने बिरयानी खाई है या नहीं खाई पाकिस्तान में? 혹시 비리아니 드셔보셨나요? 나 제일 좋아요. 치킨 비리아니 제일 좋아요. इनको बिरयानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली चिकन बिरयानी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। 두 개를 좋아하는데 하나는 제일 좋아하는 거 치킨 비리아니 좋아하고, 두 번째 좋아하는 거 빠꼴라? हाँ, इनको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, एक चिकन बिरयानी और दूसरे पकौड़े। पकोड़े, आज तो पकोड़ों का मौसम भी है, तो आज इन्होंने पकोड़े खाए या हम खिला के भेजे इनको? नहीं, इन्होंने पकोड़े मेरे ख्याल में नहीं खाए, सुबह का टाइम है, जाहिर बात है। तो लेकिन ये कहना चाहूँगा इस खाने की टेस्ट के साथ आधे पाकिस्तानी बन चुके हैं। अगर आपने ये खाने को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बस समझ जाए कि आधा पाकिस्तानी आप हो चुके हैं। 만약에 파키스탄에서는 이런 거 비리아니 같은 거는 좋아하셔서 कोई पाकिस्तान सराहना दिल खुद कहता है। 맞아요. एक और जो चीज़ पूछना चाहूँगा वो ये कि नेशनल जियोग्राफिक से एजाज़ मिलना, उनसे रिकग्निशन मिलना आपकी बुक को, एक बहुत बड़ा एक ड्रीम कम ट्रू होता है। लोग चाहते हैं नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करें, बट आपने इंडिपेंडेंटली खुद किया, खुद आके ट्रैवल किया और उस पर आपको एजाज़ मिला, आपको रिकग्निशन मिली आपकी बुक को। वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि एज अ फोटोग्राफर हर किसी का वो ड्रीम है, तो कैसे तासुरात थे उस पर? 내셔널 지오그래픽에서 이런 좋은 만약에 높은 산 바다서 만약에 많은 사람들은 이런 거는 원해요. 그럼 못해요, 거의 못해요. 그래서 어떤 느낌이 있었어요, 그 산 바다 지내는? 저는 처음에 그 사진 전공을 하지 않았었기 때문에 정말 그 누구보다 많은 나라 다니면서 열심히 찍었어요, 정말. 그래서 아마 한국에 있는 사진작가 중에 제가 사진 숫자가 제일 많을 정도로 너무 많이 찍었어요. 그래서 특히 그 중심에 사람을 많이 찍었고, 물론 그 상을 받았을 때는 너무 감사하고 너무 좋았죠. 하지만 그 상을 받고 나서는 더 잘 해야겠다는
이제부터 더 프로페셔널로 잘해야겠다는 생각이 많이 했어요. इन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल की उम्र से ये फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं और उस टाइम से क्योंकि मुझे इनकी कल्चर का अंदाज़ा है, इंतहाई जो भी काम करते हैं इंतहाई दिल से करते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त से इस कैरियर को आगे लेके आए और काफ़ी तक-ओ-दो की फ़ोटोग्राफी के अंदर इन्होंने फिर जाके ये एक स्टेज पे पहुँचे और इनको ये एज़ाज़ मिला। तो ये कह रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है और ये चाह रहे हैं कि एज़ाज़ मिलने के बाद भी ये इससे भी ज़्यादा और जो है मेहनत और स्ट्रगल करके इस चीज़ को और भी जो है पॉलिश करें। एलेक्स, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। आप हमारे स्टूडियो आए। एंड फजल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने भी हमारा ये ब्रिज था वो पूरा किया। और एक प्लेजर है कि इतने टैलेंटेड लोग हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हमारी गपशप लगती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि किस तरह एक इंडिपेंडेंट बंदा भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है और किस तरह अपने शौक को आप लेके चल सकते हैं। आप जब भी पाकिस्तान आए, अल्लाह करे पाकिस्तान आपको इसी तरह वेलकम करे और हमेशा आते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और सबसे अच्छी बात मुकीद कि जो भी पाकिस्तान आता है उसका दिल यहीं पे रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतनी प्यारी कौम है कि जब आप लोग बाहर से कोई भी आता है तो पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लेके आता है कि हम पता नहीं कैसे रहते होंगे, कैसे ट्रीट करते होंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी कोई भी बाहर से पाकिस्तान आता है, सिख यात्री आते हैं हर साल, बहुत से फॉरेनर्स विजिट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की जो मोहब्बत, खुलूस, मेहमान नवाजी है, उसका हर कोई मोतरफ निकलता है, उसका एतराफ़ किए बगैर कोई नहीं रह सकता। तो आई एम श्योर कि एलेक्स भी दोबारा पाकिस्तान आएंगे और बार बार आते रहेंगे और जैसे इनका एक ख्वाब पूरा हुआ ऐसे बहुत से ख्वाब पूरे होंगे। और ये सब आपके हाथों में, आपका रवैया होता है लोगों के साथ, आप किस तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। फिलहाल हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, उसके बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मसनूई प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ BTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक।
देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। मैं और मुकीत वापस आ चुके हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी डिस्कशंस हम पहले हाफ में कर चुके हैं। अभी हम सेहत की बात कर रहे हैं, पहले भी सेहत की बात हो रही थी, लेकिन अभी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स भी दें, एक्सरसाइज के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से और उनके लाइफस्टाइल के हवाले से भी। तो कितना ज़रूरी होता है मुकीत कि आप अच्छी एक्सरसाइज भी करते हो, अच्छी डाइट भी लेते हो, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपने दिन में, जिस तरह मैंने कल भी मेंशन किया था कि आपको दिन में 1 घंटा अपनी ज़िंदगी के लिए स्पेयर करना चाहिए। 24 घंटे आपके पास, 1 घंटा अपनी सेहत के लिए आप निकाल सकते हैं। उसमें आप कोई भी एक्टिविटी रखें, मेड बी रनिंग, मेड बी वॉक, मेड बी जिम, और या फिर योगा। अगर आप योगा का एहतमाम करें तो योगा आपकी सोल को भी और आपकी बॉडी को भी और आपकी बोन्स को भी, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसी की वजह से आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे हम फर्दर सवाल करेंगे योगा के बारे में और हेल्दी लिविंग के बारे में। बिल्कुल, डॉक्टर आयशा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, होलिस्टिक हीलर हैं, योगा ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह कैसी रही? बारिश देखी आपने, एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन ये कि थोड़ा पानी भी खड़ा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब हम योगा की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि बस ये योगा होता है, आपने ऐसे करके बैठना है। इज दैट ट्रू? इसके अलावा भी इसके कुछ पर्पस होते हैं, हर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए डिफरेंट होती है रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए योगा की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूटिलाइज करें? इससे पता लगता है कि सलमा जो है योगा नहीं करती। वो बस मुझे ये आता है, ये ऐसे वाला। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं बताती हूँ कि आई टीच योगा, तो लोगों का ये ख्याल होता है कि बस मैंने ऐसे बैठ जाना है और बहुत सुकून से करेंगे। बट बिलीव मी कि जो मेरी क्लास है इसमें हमारा पावर फ्लो होता है और यू आर स्वेटिंग लाइक हेल, और लोग बड़े परेशान होते हैं और एरोबिक्स और जुम्बा से ज़्यादा घबराते हैं। और जैसे आप पहले कह रहे थे कि योगा जो है इससे आपकी इमोशनल हेल्थ भी, क्योंकि इसमें मेडिटेशन भी होती है, आपका ब्रेथ वर्क भी होता है, एट द सेम टाइम आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी हो रही होती है, आपकी इमोशनल वेलनेस, आपका मेंटल वेलनेस, आपके फ़िज़िकल वेलनेस, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो बट हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि आपको हर तरह के वर्कआउट्स पे रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन वर्कआउट्स करने चाहिए और एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल रखना चाहिए, जिसमें आपका सबसे पहले तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। सो मेरे पास बहुत सारे, चूँकि मेरा इंटरेक्शन होता है लड़कियों के साथ, और मैंने आजकल ये बहुत नोटिस किया है कि बहुत सारी यंग लड़कियाँ जो आ रही होती हैं, जिनकी शादियों को 3-4 साल हुए होते हैं, एंड मोस्टली दे आर गोइंग फॉर IVF, विच इज़ लाइक वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि आप इतनी यंग एज में IVF पर इतनी सारी लड़कियां क्यों जा रही हैं। और मेरे ख्याल में उसकी एक ही वजह समझ में आती है कि हमारे पास जो लाइफस्टाइल चेंज है, जैसे कि फूड हैबिट्स हैं बच्चों की, उसकी वजह से शायद ये बहुत सारे बच्चियाँ फील कर रही हैं और ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो एक तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाना है, ठीक, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और सिंपल फूड्स पे रहें, जो भी आपके पास होलसम सिंपल फूड्स हैं वो लें, और ज़रूर एक्सरसाइज करें। फिज़िकल एक्टिविटी से आप देखें, कोई भी बीमारी हो, बेशक अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव हार्मोन्स हैं, इलाज आपके पास क्या है, आपने अपनी डाइट को और एक्सरसाइज से ही उसको ट्रीट करना है, ठीक है ना। आप आखिर कितनी मेडिसिन लेंगे? सो इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट एक्चुअली अ गुड ऑप्शन। तो आपको फिर डाइट एंड एक्सरसाइज ऐसी रखनी है जो कि आप, अगर मैं कहती हूँ कि आप 80% ऑफ द टाइम भी इसको सही तरह रिलीजियसली फॉलो करें तो आप बहुत हेल्दी और इन्जॉय करके रह सकते हैं। सो मैं तो यही हमेशा सबको ही टीच करती हूँ कि प्लीज़ इसको एक हैबिट बनाएं अपने लाइफस्टाइल को, और इस पर यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि योगीज़ में मैंने मेनली देखा कि जब मैं भी योगा ट्रेनिंग करता था तो हमें रिकमेंड किया जाता था कि कुछ ईजी खाएं, मतलब कोई ज़्यादा गोश्त वगैरह ना खाओ, ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट्स रिकमेंड की जाती थी कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर है और आपको सेकेंडली योगा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन आपकी ईजी होगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि क्यों ज़्यादा योगी जो हैं वो वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं या ईजी फूड प्रेफर करते हैं ओवर समथिंग जो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगा है? उसमें तो यही बात है कि एक तो डाइजेशन टाइम का होता है, और जितनी आपकी योगा जो है एक्चुअली हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, तो वहाँ पर असल में मीट वगैरह का इतना है भी नहीं ना खाने का। लेकिन अभी जैसे मेरे कुछ ईद शोज भी मैं कर रही थी, तो मुझसे ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था कितना गोश्त खाना है और क्या खाना है, तो मैं बार बार ये कह रही थी कि गोश्त ठीक है, आप
250 ग्राम्स खा लें, 1 कप खा लें, लेकिन साथ वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं। बिल्कुल। जितनी आप वो खाएंगे आपका एक तो वेट लॉस में बहुत हेल्प होती है, आपका जो फाइबर चाहिए होता है हमें वो ज़रूरी चाहिए होता है। तो सिर्फ अगर आप मीट और मीट ही खाते रहेंगे तो जो बाकी आपके पास मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो यू आर गोइंग टू मिस ऑन दैट। सो उसके लिए हमें मीट के साथ एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, पूछने का मकसद भी यही था इस प्लानिंग फॉर स्टेक, ताकि वो स्टेक भी खाए और साथ साथ योगा भी करे। अच्छा, जो फीमेल्स हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो बड़ा कॉमन है, अर्ली एज से भी स्टार्ट हो जाता है। क्या इसके पीछे भी रीज़न यही होती है, पुअर डाइट या और टाइमिंग्स पे खाना, या इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकता है? देखिए इसमें बहुत सारे एक्चुअली फैक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हमारी, अब मैं पहले ही बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं और आपकी एक फूड का भी इफेक्ट है। अब हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी देखें कितने सारे हार्मोन्स हैं। अब हम जो कुछ भी खा रहे हैं, हमारे गोश्त में कितने सारे हार्मोन्स हैं, इन्फ्यूज़ किए जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में, दूध में, तो वो आपकी बॉडी में ही जा रहे हैं। एंड एज वी एज हमारी जो केमिकल चेंजेस हैं हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनली हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। और मैंने ये बहुत देखा है कि लेडीज़ एज द एज और वो जैसे मेनोपॉज के पास जा रही होती हैं तो हार्ट हेल्थ में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हॉट फ्लैशेस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली रनिंग टू द कार्डियोलॉजिस्ट एंड गोइंग थ्रू ऑल द टेस्ट, अब ये टेस्ट वो टेस्ट। ये मेरी बहुत ऑब्जर्वेशन है। और फाइनली यही होता है कि आपके वो हार्मोन्स ही डिस्टर्ब होते हैं, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज, योगा, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इन सब को इनकॉर्पोरेट करना है। इसके बगैर आपका सर्वाइवल है नहीं। आप बेशक जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहें, आप जो भी करते रहें, लेकिन फाइनली जो की है, जो इसका इलाज है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल में ही है, और इसी पे रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक और मिसकंसेप्शन है कि लोग इससे ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा रिलेट करते हैं कि यार ये मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। जब मैंने किया आई रियलाइज इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट कोई नहीं है, ये तो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं कि आप किस तरह ब्रीथ करते हो, किस तरह अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो। इस कॉन्सेप्ट को किस तरह ठीक किया जाए कि लोगों को रियलाइज हो कि यार इसमें रिलीजियस नहीं है कुछ भी, ये ज़्यादा आपके बॉडी और माइंड के लिए एक चीज़ बनी है, तो कोई भी इंसान कर सकता है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एज ए योगी मैं बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन फेस करती हूँ, और लोग बार बार कहते हैं कि नहीं ये तो एक गलत चीज़ है और हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है। लेकिन देखिए आप अपने माइंड को कहाँ फोकस करते हैं। आप अपनी नमाज पे गौर करें, तो हमारी नमाज जब आप खड़े होते हैं, आप रुकू करते हैं, आप सजदा करते हैं, तो ये बड़ी आपको सन सैल्यूटेशन जैसी ही एक फ्लो नज़र आता है। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? आप अगर अल्लाह के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, जिस पोज में भी हैं आप, जिस पोजीशन में भी हैं, आप अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आप जब सजदा करते हैं आप अल्लाह की याद करते हैं, आप सुभान रब्बियल आला कहते हैं, तो आपने अपना माइंड तो वहाँ पे लगाया है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि आपने क्या सोचा, जबरदस्त बात तो ये है। आपने अपने डॉक्टर साहिबा आपने डिफाइन कर दिया कि जो इनर पीस है वो, और ये जो आपके ईमान का हिस्सा है वो एक अलग बात है, और ये जो है इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग, ये आपके पीस ऑफ माइंड के लिए इट्स एन एक्सरसाइज। इसको आप बिल्कुल भी लिंक्ड ना करें दूसरी चीज़ों के साथ। बहुत शुक्रिया। आयशा ख्वाजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई। मुकीद के पूछने का मकसद यही था कि ये स्टेक भी खाएं और योगा भी करते रहें, और बाकी जो जो इनके माइंड में एम्बिग्विटीज थी वो भी पूछ ली, ताकि जो है वो जो जो इनके माइंड में चीज़ें हैं वो क्लियर कर लें, और बाकी लोगों को भी जाके बताएं। और जनाब खूब खाएं, बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो गोश्त का सवाल तो बनता था, तो बारबेक्यू भी खाएंगे, और इसके अलावा वो जनाब जो दिल में आएगा खाएंगे, और एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। योगा के अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे एरोबिक्स, और कौन सी होती है, जुम्बा भी। आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंप्लीटली वेजिटेरियन है और आप चाहते हैं कि आपको जो मीट्स में बेनिफिट होते हैं वो भी मिलते रहें। आपको हर चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए। ज़िंदगी की खूबसूरती यही है कि आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में बैलेंस हो, खा वो काम हो, खा वो खाना हो, एक्सरसाइज हो, इवन जो आपके रोज़मर्रा के जो शौक होते हैं, जो नेसेसिटीज़ होती हैं, उनमें भी बैलेंस बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर फोन में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली अगर फोन में बैलेंस नहीं होगा तो आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो फोन में बैलेंस रखना है। वैसे पता नहीं ये कहाँ से बात मुकीद को याद आई, क्योंकि मेरे फोन में तो बैलेंस खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा सलमा कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी खुद मांगेगी खुराक,
और वो जब आप खाएंगे तो उधर ही कंज्यूम होगी, रादर कि वो आपको फैट में ऐड करे। जिस तरह कल भी हमारे जो फिटनेस ट्रेनर थे उन्होंने हमें मेंशन किया कि ये सारी चीजें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो तो आपके जिस्म में राइट प्रोपोर्शंस पे और जाके वो लगेगी। फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं होती बल्कि स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, हर बंदा सोचता है भाई क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, भाई क्रिकेट के अलावा भी गेम्स है। कल हमने टेनिस की बात की थी, आज हम हॉकी पे बात करेंगे। हॉकी हमारा नेशनल गेम होने के बावजूद जो है उस तरह से उसको पजीराई नहीं मिलती। खेलने वाले इतने नहीं हैं, देखने वाले इतने नहीं हैं। इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, क्यों इस तरह से होता है कि जब हॉकी की जब बात होती है तो कोई हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगों का नज़र होता है। इवन स्टूडेंट लेवल पे भी जो है वो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। स्टूडेंट लेवल पे जब इनकरेज नहीं किया जाता, बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि आपके पास स्पोर्ट्स में ऑप्शंस क्या हैं, तो वो क्या करेंगे। जब उनके सामने लेट सपोज 2 चीज़ें हैं तो वो एक को चूज़ करेंगे, लेकिन अगर एक ही चीज़ रखी जाए एज डिश, उनके सामने क्रिकेट रखी जाएगी तो वो दूसरी को बाय क्यों करेंगे। तो एज इन केस ऑफ हॉकी, हॉकी को हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में जूनियर लेवल से जो है वो ऐड करना चाहिए कि आप हॉकी खेलेंगे तो प्रमोट होगी, बड़े होके वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बनेंगे। एक वक्त था जब पाकिस्तान के प्लेयर्स का बड़ा नाम था, अब भी है, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की पहचान हुआ करते थे, हमने शायद उनको वो इज्जत नहीं दी, वो मकाम नहीं दिया, या हमसे कुछ कमी रह गई कि हमने कुछ ना कुछ लूज किया है भी हमारा नेशनल स्पोर्ट। हॉकी जो है बेसिकली पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन क्रिकेट का इतना जज्बा है ना, क्योंकि उसके ऊपर सारी आवाम यकजहता हो जाती है, बट हॉकी को उस तरह फॉलो नहीं किया जा रहा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसे स्कूलों में इस तरह नहीं इंट्रोड्यूस कराया गया। मैं क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड की वजह से, आर्मी ब्रैट होते हुए मैं इधर उधर पोस्टेड होता था, मेरे सारे स्कूलों में सिर्फ आपके फादर पोस्टेड होते थे मतलब मैं उनके साथ ही था, तो जहां भी जाते थे सिर्फ एक स्कूल था जहां हॉकी का कॉन्सेप्ट था, और वहां पे एक अलग ग्राउंड था हॉकी के लिए, वो खानेवाल में था। उसके अलावा कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि हॉकी का कॉन्सेप्ट हो। और वहां वाकई दिल करता था कि सबसे पहले आपका सेक्शन भागे, जाके अपनी हॉकीज पकड़े और उस ग्राउंड को मल्ले, वरना एक दफा अगर वो रश लग जाए तो फिर आप बैठे रहे। और रेसेस होती थी कोई आधे घंटे की, उसमें 2 मैचेस होने जरूरी होते थे। सो यू नो, ये कॉन्सेप्ट जब तक इंट्रोड्यूस स्कूल्स नहीं कराएंगे तब तक हॉकी में उस तरह से इंटरेस्ट डेवलप होना थोड़ा मुश्किल होगा। सेकेंडली, जब कोई मैचेस होते हैं तो उसमें हमारी ईगो आ जाती है कि यार ये क्रिकेट मैच हमने नहीं हारना, जिसमें हम अपने प्लेयर्स को अक्सर बुरा वाला भी कहते हैं अगर परफॉर्मेंस सही ना हो, और बाद में जब वो अच्छा खेलते हैं तो हम कहते हैं यही हमारे हीरोज हैं। खेल को खेल से बनना चाहिए, लेकिन जब हम हॉकी की बात कर रहे हैं तो बड़ा जरूरी है कि हम ये भी जानें कि इसके जवाल पजीर होने की वजह क्या है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है, जनाब शहबाज सीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शहबाज साहब से भी बात करेंगे, लेकिन हॉकी की बात हो रही है तो हॉकी में कहां पर हमें जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, कहां पर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, कहां पर आवाम की सपोर्ट चाहिए, और कैसे हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो जब मट्टी की जरखेज़ी की बात करते हैं तो हमें उसको रूट लेवल से फीड करना है ताकि वो बड़े होकर ऐसे प्लेयर्स बने जैसे शहबाज सीनियर थे, जैसे इस तरह के दूसरे नाम बहुत से जो मेरा ख्याल है अगर मैं उंगलियों पे गिनने लगूं तो कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुकती है कि हमने अपने लोगों को वो पजीराई नहीं दी, वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। कोई आर्टिस्ट हो, कोई प्लेयर हो, ख़ास उसका ताल्लुक किसी भी स्पोर्ट से हो, उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनकी इज्जत, एहतराम, उनके लिए इवन अगर उनके हालात बुरे हों तो हम खबर तक नहीं रखते, हमें उनकी खबर रखनी चाहिए कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं, उन पर क्या वक्त है, क्योंकि एक वक्त में उन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया है। शहबाज साहब आई थिंक कनेक्ट कर चुके हैं हम उनसे। शहबाज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप? हेलो शहबाज साहब, आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है? आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है तो हम बाद में इन्हें कॉल पे लेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सलमा, जनरली अगर आपका इंटरेस्ट एक चीज़ में खुद डेवलप होता है, लाइक हमारे पेरेंट्स ने हमें हॉबीज़ नहीं थोड़ा इंट्रोड्यूस जोड़ आप खुद जाते हो उन चीज़ों को, ठीक है। तो हॉकी भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर स्कूलों में ऑप्शन अवेलेबल है, फिर भी जज्बात जो है ना क्रिकेट पे, मैंने देखा है क्रिकेट पे लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाते हैं, लोग सारे जो है ना एक पाकिस्तान बन के बाहर निकलते हैं। ये वाला जो जज्बा है ये एक अवाम के अंदर खुद ही पाया जाता है, एक खुद ही एक इंटरेस्ट है। हालांकि नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन क्रिकेट हमारे एक जज्बा है, हमारे खून में रच बस चुकी है। हाँ। और एक काम बड़ा खराब किया हुआ है, वर्चुअल गेम्स थे। हम हर चीज को टैबलेट पे खेलना चाहते हैं, लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं। भाई जब आप एक्टिविटीज करेंगे, आपकी एक्सर्शन होगी तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। ये हेल्दी एक्टिविटीज है। कोई भी गेम जब
जब आप खेल रहे होते हैं, वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, कुछ भी हो, तो आपका ब्रेन भी ड्रेन होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप अपनी बॉडी को थकाते हैं, उसके बाद आपका दिमाग 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा काम करता है। आप अपनी जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड मैटर्स हैं, जहां पर आपने ब्रेन को यूज करना है, वहां पर आप ज्यादा एक्टिव होंगे। तो ये वर्चुअल गेम से आपको बाहर निकल आना चाहिए। मेरे कुछ ऐसे कोलीग्स भी हैं जो वर्चुअल लूडो खेल रहे होते हैं, आई एम श्योर वो सुन रहे होंगे, उनको ये वर्चुअल गेम से बाहर आना चाहिए, और जो भी गेम है उसको फिजिकली खेले। ड्राइव करनी है तो फिजिकली करे, क्योंकि ये जो कंप्यूटर की दुनिया है ये आपको बड़ा घुमा के रख देती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, 18-18 साल के बच्चे, जिन्होंने बहुत ज्यादा उसमें पैसे कमाए गेमिंग करके। उस टॉपिक पे बाद में आएंगे। शहबाज सीनियर साहब से आई थिंक हम कनेक्ट कर पाएंगे इस दफा। शहबाज साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड टू हेयर यू सर। हम काफी देर से 2-3 दफा हमने ट्राई किया, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर था। कैसी रही आपकी आज की सुबह? आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं? जी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है, बस हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम बोले। शहबाज साहब, स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हॉकी के खेल का जिक्र कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा जवाल पजीर है। वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों हॉकी का वो नाम नहीं रहा, या हमारे प्लेयर अब वो मकाम नहीं बना पा रहे जो होना चाहिए था? कहां पर कमी है? देखें, पिछले भी कई प्रोग्राम्स में ये बातें हो चुकी हैं। बात ये है कि हमारी जो यूथ है उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं रही। गवर्नमेंट से लेकर डाउन दी लाइन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने कौमी खेल को प्रमोट कर सकें, बच्चों को कोई अट्रैक्शन दें, इसमें इंसेंटिव्स दें, स्पोर्ट्स गियर दें, उनकी जो स्टडी है उसको लुक आफ्टर करें। और मैं समझता हूँ जब हम इस तरह बच्चों को लेके आएंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो उसमें से हमारे लिए क्वालिटी ढूंढना आसान होगा। यानी आपके ख्याल में हमें स्कूल से ये काम स्टार्ट करना चाहिए? जैसे पहले मैं और मुकीत यही डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को सिर्फ क्रिकेट देंगे तो उनको दूसरी स्पोर्ट्स का शायद ख्याल ही नहीं आएगा, ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली आप देखें कि बच्चे जो हैं इंडोर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा चले गए हैं। फिर ये है कि स्कूलों में हॉकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारी जो रैंकिंग है वो इतनी नीचे चली गई है कि बच्चे जो है उसमें दिलचस्पी भी नहीं लेते। और इस रैंकिंग के साथ आपको पता है मीडिया कभी भी आप लोगों को वो जो है कवरेज प्रॉपर नहीं देगा। जब अच्छी कवरेज टीवी पे नहीं मिलेगी, लोकल टूर्नामेंट्स आपके कंट्री में नहीं होंगे, जैसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो बच्चों को देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो हॉकी की तरफ कभी भी राग़िब नहीं होंगे। सर, इसका रिवाइवल किस तरह किया जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो? लेकिन जनरली क्योंकि बच्चों का जो शौक है उन्हें तो वही फॉलो करना है, लेकिन हम अपने एंड से क्या इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या हम इनकी क्लासेस शुरू करें, कोई क्लब शुरू करें कि बच्चों का इंटरेस्ट वापस इसमें डेवलप होना शुरू? क्योंकि है तो आपकी नेशनल स्पोर्ट और इसका एक बड़ा एक मकाम रहा है और अभी भी है, फॉलोअर्स अभी भी देखते हैं, लेकिन बच्चों का और यूथ का जो है ना इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या इकदाम हम कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि अगर तो हम क्लब हॉकी की बात करें तो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्लब्स हैं वो सारे बोगस हैं। जब वो इलेक्शन हो रहे होते हैं, एसोसिएशनें सिलेक्ट होती हैं, तो हम कभी फुटबॉल का बंदा ले आते हैं, बास्केटबॉल का बंदा ले आते हैं, ताकि हम मैक्सिमम टीम शो करके अपनी कुर्सी को सेव कर सकें। इसमें यह है कि देखें, जैसे स्पोर्ट्स बोर्ड्स बने हुए हैं, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, पंजाब है, इनको चाहिए कि जो ये अंडर 16, अंडर 18 प्रोग्राम शुरू करें, उसके बाद उसमें टैलेंट हंट करके तो उन लड़कों को एक जगह रखा जाए, एक जगह जैसे एकेडमी बना लें या कोई हॉकी का स्कूल बनाया जाए। क्योंकि कौमी खेल को अगर आपने जिंदा करना है तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए होगी, आईपीसी मिनिस्ट्री की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि हॉकी में या किसी भी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी आप देखें कि इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि जी आपकी स्पोर्ट्स बजट में शामिल हो, हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको 10-20 करोड़ रुपया दे, क्योंकि जब तक आप अपना कैलेंडर फाइनल नहीं करते कि आपने क्या करना है, किस इवेंट में जाना है, किस इवेंट में नहीं जाना, तो मैं समझता हूँ हॉकी को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है।
शहबाज साहब, बिल्कुल एलोकेशंस होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुल्क पे फाइनेंशियल क्रंच है, तो बाकी बहुत से मामलात हैं जिन पे फोकस करना गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरत है। ऑल्दो दे आर ट्राइंग, लेकिन हर चीज़ में वक्त लगता है। आपने बोगस क्लब्स का जिक्र किया है, स्क्रूटनी कैसे मुमकिन है, कैसे स्क्रूटनी करें कि जो बोगस क्लब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर जो फंडिंग जा रही है या वो जिस तरह भी जो हकदार का हक मारा जा रहा है जिस लेवल पे भी, उनको पकड़ा कैसे जाएगा और कौन बताएगा कि ये बोगस है, ये ओरिजिनल है? क्या इसके लिए कोई फोरम मौजूद है या कोई प्रोसेस आपके जहन में है जो आप पहुंचा सकें? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखें हम कोई अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो कोशिश कर रही थी कि कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस कराई जाए कंट्री में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेती है तो उनकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इन रेमेडीज से हट के हमें कोशिश यही करनी है कि कोई हॉकी का सेटअप ऐसा बनाया जाए जो होलसम फैसिलिटी के साथ हो, जिसमें यंग टैलेंट और डिफरेंट टीयर्स की टीमें वहां आ जाएं और उनको आप पूरा साल खिलाएं, उनकी एकेडमिकली उनको लुक आफ्टर करें, स्टाइपेंड दें और उस टीम को बाहर भेजा जाए। और वो टीम जो है 2-3 महीने साल में बाहर रहे, ताकि उनको पता चले कि इंटरनेशनली अभी कौन सी हॉकी रिक्वायर्ड है। वो ये देखें कि उनका जो फिजिकल फिटनेस लेवल है वो कंपेटिटिव है या नहीं है। क्योंकि मैं जो पिछले 5 साल से हॉकी देख रहा हूँ, हमारा जो फिजिकल फिटनेस लेवल है, हमारी स्किल जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, हम किसी भी इवेंट में जीत ही नहीं सकते। हम जो 4 क्वार्टर है उनमें अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन ही नहीं कर सकते। तो हमें डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी, अडॉप्ट करने चाहिए। और जैसे आप फिटनेस की बात करें तो ज़ाहिर है उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन भी चाहिए, आपको ट्रेनिंग्स भी चाहिए। इस सब पर कुछ लेवल पे काम भी हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर अगर स्टेप फॉरवर्ड करे, प्राइवेट लोग भी आगे आए, वो लोग जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, जो फाइनेंस करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है मदद कर सकते हैं। फ्यूचर क्या देखते हैं आप हॉकी का? देखिए, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर देखें जैसे पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है क्रिकेट की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल सकती है कि जो बंदा भी क्रिकेट की टीम को होल्ड कर रहा है वो एक हॉकी की टीम भी बनाए। अगर क्रिकेट की टीम बनाने में उनको 20 करोड़ लग रहे हैं तो हॉकी की टीम तो 2 करोड़ में ही बन जाएगी। तो बिल्कुल उसके साथ ही हॉकी की लीग शुरू हो जाए हफ्ते की 10 दिन की ब्रेक से, और वही जो लोग क्रिकेट की टीमों को होल्ड कर रहे हैं हॉकी को भी प्रमोट करें। जैसे ही पूरे पाकिस्तान में लड़कों को पता चलेगा कि वो लीग का हिस्सा है और उनको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में 10-10, 20-20 लाख भी मिल जाएगा, तो आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट आ जाएगा। क्योंकि हॉकी बेसिकली जो लोअर लेवल के लोग हैं या मीडियोकर हैं या रूरल एरियाज के लोग हैं वो खेलते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर कॉर्पोरेट हाउसेस बच्चों को फंडिंग दें, क्योंकि अब आप देखें कि नौकरियां भी नहीं है। मैं जब PIA में आया था तो 500 रुपए तनख्वाह पे आया था। अब कोई भी डिपार्टमेंट आपको नौकरी नहीं दे रहा। अगर बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी, उनकी लाइफ प्रोटेक्ट नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ हॉकी कोई बंदा नहीं खेलेगा। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इसकी अवेलेबिलिटी एज अ स्पोर्ट है भी नहीं ज़्यादा स्पोर्ट शॉप पे। अगर आप जाएं आपको क्रिकेट बैट्स, आपको हर चीज़ की वैरायटी मिलेगी। बहुत कम दुकानें होंगी जहाँ पे ऐसी प्रोडक्शन हो रही होगी कि आपको हॉकीज़ की वैरायटीज़ मिल जाएंगी, तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा करें तो आई थिंक आवाम का और हमारी यूथ का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। फिर नहीं, देखें, सबसे पहले तो बच्चे को अगर पैशन ही नहीं होगा, शौक ही नहीं होगा, तो वो हॉकी खरीदने वो दुकान पर भी नहीं जाएगा। दूसरा ये कि अगर आपने एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेलनी है तो 15,000 का जूता है और 15,000 की हॉकी स्टिक है। और जब आपको पता है कि हॉकी अपनी अट्रैक्शन खो चुकी है तो कोई भी बंदा 30-40 हजार रुपए से अपनी हॉकी शुरू नहीं करेगा। और नाजरीन को ये भी बताता चलूं, जब से हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आई है तो ये इंतहाई टफ है। नेचुरल ग्रास पे जितना जोर लगता है उससे कई गुना ज्यादा जोर एस्ट्रोटर्फ की हॉकी पे लगता है। और आपको एस्ट्रोटर्फ पे खेलने के बाद अच्छी डाइट की बेइंतहा जरूरत है ताकि अपनी आप फिटनेस को मेंटेन कर सकें। अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हमारी जो हॉकी है और हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया। शहबाज सीनियर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया
और साथ ही साथ मुकीत उन्होंने ये भी बताया कि हमें कहाँ कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़ाहिर है हर शहरी की होती है, क्योंकि कहा जाता है रियासत माँ की तरह होती है और हर बच्चे का ख्याल रखती है, लेकिन हर ज़रूरत पूरी करना भी शायद मुमकिन नहीं हो पाता। हर मुमकिना हद तक रियासत फैसिलिटेट करती है, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें बतौर शहरी अपना किरदार अदा करना होता है और हम में जो साहिब सरवत साहिब हैसियत लोग हैं उनको आगे आना चाहिए ताकि वो मदद करें उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, शौक रखते हैं, एबिलिटीज़ मौजूद हैं, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए मेरा ख्याल है अगर जहाँ पर मदद की ज़रूरत है तो लोगों को मदद करनी चाहिए। सलमा, मैं ये भी ऐड करूंगा कि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो ज़्यादातर जो अवाम है वो आइस हॉकी पे मूव कर रही है, जो कि दूर की बात है कि उस तरह की पूरी पिच बने, उस तरह के पूरे ग्राउंड बने और यहाँ पे वो आप मैं समझ गई हूँ, आप आइस हॉकी खेलने के लिए कहीं जाना चाह रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पर आपको बर्फ भी मिले और आप हॉकी भी खेलें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर कभी चलेंगे और ज़रूर प्लान करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए सुबह पाकिस्तान, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।